क्या वाकई में आपके पिताजी इतने बिजी थे कि वो आपको सिखा नहीं पा रहे थे? ऐसा मैंने सुना है, इज दैट ट्रू? जब आप रिक्रिएट कर रहे थे आदत एंड वो लम्हे, जी उतना सेटिस्फैक्शन रहता है एज यू कंपोजिंग योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग? डेफिनेटली नॉट। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वो एक क्रिएशन है जहां दोनों के तोते उड़ गए फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग? वो कौन सा गाना है? मे बी द टफेस्ट सॉन्ग जो मोहित सूरी और मिथुन का कॉम्बिनेशन ने बनाया। आई वुड फॉर तुम ही हो गाना फ्रॉम आशिकी 2। जी अरिजीत ओरिजिनल चॉइस नहीं थे उस गाने के लिए एज अ वॉइस, इज दैट ट्रू? सो आई थिंक इस विषय पर चर्चा तब शुरू हुई व्हेन क्या आप और अरिजीत अपने आप को ब्रदर्स बोल सकते हो? हम एक्चुअली दोस्त भी नहीं हैं। Which was that phase जो तुम्हारे लिए genuinely tough रहा है in this whole music making experience? कौन सा tough phase रहा है? मैं केके सर को मिस करता हूँ। आई डेफिनेटली मिस हिम बिकॉज ये जो प्रोसेस है ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स सेंडिंग म्यूजिक ऑन व्हाट्सएप टू म्यूजिक कंपनीज, प्रोड्यूसर्स, सही अप्रोच होता है? एंड आर यू वेरी ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि यार मुझे भी नहीं भेजना चाहिए ऐसे? क्या बिंदास भेजते व्हाट्सएप पे? देखिए मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को, बड़े बड़े लोगों को आपने ना कहा है जब वो कहते हैं कि यार मैं स्टूडियो में आपके आके सुन नहीं सकता हूं, जी तो आप करते क्या हो फिर? मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ। किसी को बोलते नहीं हो? एक आदमी आता है या महिला आती है, वो गाना गाती हैं और बाद में कोई और गाना गाने वाला उसके ऊपर आके फाइनल सॉन्ग किसी और का होता है, ये सब आप भी करते हो? देखिए इसको मैं कभी कभार जो गाना आपके सामने आता है और किसी और ने लिखा हुआ है, शायद एक नामचीन लिरिसिस्ट ने लिखा हुआ है और आपको पसंद नहीं आता है वो लिरिक्स, आप खुद चेंज कर देते हो उसको? एज अ कंपोजर अगर आपको भाई बहुत सुना है मैंने, ठीक है, कि सिंगर्स कहते हैं कि वो आते हैं, गाना गाते हैं, गाना हिट हो जाता है, जी पर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको 1 रुपया नहीं देते हैं गाने के लिए। ओके आप भी वैसे करते हो? जो हमने गाना किया है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक ऑफ तुम ही हो, which could be one of the biggest songs of my career, and I think even in Arijit's career, Mohit also for that matter, I think जो सबसे कम हमको राशि मिली होगी वो उस गाने के लिए मिली होगी, इंक्लूडिंग मी, मोहित सूरी और अरिजीत सिंह। What made सैयारा the big hit that it is according to you? क्या है? Okay, now that's I think it shows that he has the germs to be one of the biggest actors in our country. और कभी कभार वो थोड़ी जेलसी हो जाती है अंदर ही अंदर, यार ये 5 लोगों के साथ काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, एंड अंडरलाइन कंपटीशन भी होता है कि किसका गाना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सैयारा में। तो डज इट अफेक्ट यू और योर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर वर्क, क्योंकि आप पर्टिकुलर लेबल के हार्डकोर ब्लू आइड बॉय नहीं हो? मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि एली और आशीष ने प्रमोट किया ये गाने को कि दे आर इन अ रिलेशनशिप। ओके, यू आर अवेयर ऑफ दिस? यस आई एम अवेयर ऑफ इट। ठीक है, डू यू थिंक ये राइट वे था टू प्रमोट अ सॉन्ग? कि मैं अगर क्या विशाल मिश्रा कैन बी द न्यू अरिजीत सिंह? हाउ आर थिंग्स विद यू एंड सलमान अभी? मैं सबको एक विजुअल बताना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में तुम्हारे बारे में, ठीक है? तुम्हारे बारे में चलूंगा ना, आपके बारे में नहीं बोलूंगा, तू मेरे छोटा भाई है यार। अगर आप बोलोगे तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे कमेंट्स में आ जाते हैं आप क्यों नहीं बोला। मुझे याद है हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तुम आए अपने माता पिता के साथ जी ब्रेकफास्ट टेबल पर जहां बूफे सर्व था आईफा के दौरान, ओके एंड आई लव द वे तुम कोने में बैठे थे माता पिता के साथ। तुमने अवार्ड भी जीता था द प्रीवियस नाइट, जी और बाकी सब नेटवर्क कर रहे थे, बाकी सब अपना ट्रॉफी लेके यहां जा रहे थे, बातें कर रहे थे, और तुम चुपचाप अपने माता पिता के साथ बैठे थे। एंड दैट्स व्हेन आई स्पोक टू यू, योर पेरेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैंने देखा कि इतनी हलचली हो रही है, लोग कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट भाई रिलैक्स्ड है अपने माता पिता के साथ। उसमें ही मुझे एक बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर मिला।
Where did that come from? That confidence? आई थिंक वो जैसे मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिद्धार्थ। आप दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाए, अगर आपके माता पिता आपके साथ है तो उससे बड़ा कोई धन दुनिया में हो नहीं सकता, उससे बड़ा कोई कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। तो ये चीज़ आई थिंक मेरे परवरिश में मेरे घर में जो माहौल रहा है और जो मैंने कम उम्र में उस वक्त सीख लिया था कि दैट ऑलवेज मेंट एवरीथिंग टू मी। तो आई डिडंट हैव क्या कहते हैं कि इट वाजंट लाइक समथिंग दैट आई वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट जस्ट केम नेचुरली टू मी कि मैं वैसे भी मैं मेरा जो एक जीवन के प्रति नज़रिया है वो यही है कि मुझे ऐसा, मैं सच में मानता हूँ कि सही समय पे सही चीज़ आप उसको आकर्षित कर लेते हो। आप किसी चीज़ को चेस करते हो तो यू गेट एग्जॉस्टेड, बट व्हेन थिंग्स कम टू यू आई थिंक दैट फॉल्स मच मोर ब्यूटिफुली इन लाइफ। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। और बात सिर्फ प्रवचन देने की नहीं है। मुझे इस साल 20 साल होता है। इनफैक्ट हमने सैयारा के कैंपेन में कुछ एक कैंपेन भी किया कि 20 इयर्स टू मोहित सूरी एंड मिथुन टुगेदर, क्योंकि उनकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म साथ में थी, विच वाज कॉल्ड जहर। सो मुझे 20 साल हो गए और 20 साल में मैंने इस पे अमल भी किया है सिद्धार्थ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं आज ये बोल सकता हूँ, मैं इंटरव्यू के पहले भी आपसे कह रहा था कि मैं एक ऐसे राग में हूँ जहाँ पे मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। और मैंने जो भी चॉइसेस किए हैं, जो भी मेरे उसूल रहे हैं और जिस टर्म्स पे मैंने काम किया है, मुझे कोई भी बिल्कुल भी कोई ना कोई रिग्रेट है, ना कोई कंप्लेंट है, ना कोई शिकवा है। मैं उस स्पेस में बिल्कुल हूँ। तो दो चीजें पूछना चाहता हूं। वो कौन सी चीजें जो आपने चेस करने की कोशिश की, जहां पे एक रियलाइजेशन आया आपको, यार मैं थक चुका हूं? बिकॉज एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सब कुछ चीजें चेस करते हैं। जी, जी। तो वो क्या है? वो यू चेसिंग समथिंग? वो क्या था? मैं ऑनेस्टली कहूँगा सिद्धार्थ, वो मैंने कभी किया नहीं। मैं जब 19 साल का था, मैंने एक फ़िल्म का म्यूज़िक किया जिसका नाम था अनवर, राइट? इट रिलीज़ व्हेन आई वाज़ 20। मौला मेरे मौला जब गाना रिलीज़ हुआ, मैं 20 साल का था। तो कहने का मतलब है कि उस गानों में भी, चाहे उस वी टॉक अबाउट तोसे नैना लागे, वी टॉक अबाउट मौला मेरे मौला, मैं इन गानों का ज़िक्र इसलिए कर रहा क्योंकि कहीं न कहीं मेरी जो विचारधारा है वो इस संगीत में नज़र आता है। Right, I was 20 years old, but I had the confidence to do a 9-minute song. Right? हम इस पे बाद में भी आ सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या कहता है। अभी तो बहुत सारे ऐसे नए नए शब्द आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मौला मेरे मौला का इंट्रो 1 मिनट का है, जहाँ पे राकेश चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं। मैंने 1 मिनट का तो सिर्फ उसका इंट्रो रखा है। सो व्हाट आई एम कमिंग एट इज दैट ये तसल्ली आई थिंक मेरे अंदर बचपन से ही कही थी कि आप कोई भी चीज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ चेस किया है तो मैंने अपने हुनर को चेस किया है, अपने आप को बेहतर करने के लिए। जैसे मैं जब कीबोर्ड का रियाज मैंने किया है, मैंने जैज़ पियानो जब सीखा, आज भी मैं जो रियाज करता हूँ, मैं उस रियाज में मेरा जो है वो मेरा चेस है। और जब हम कोई एहसास को ढूंढते हैं, राइट, तो उस सही गाने का एहसास ढूंढने के लिए मेरी क्रिएटिव चेस हमेशा रही है। एंड दैट द ब्यूटी ऑफ अ क्रिएटिव चेस इज इट नेवर टायर्स यू, इट नरिशेस यू। वो जो प्रोसेस है ना, वो जो क्या मैं कहते हैं रिवॉर्ड हार्मोन है, कि एक एहसास को आप खोज रहे हो सुरों में, एंड यू सिट ऑन द पियानो और आप सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, ढूंढ रहे हो, सर्चिंग फॉर दोस राइट नोट्स। और सिद्धार्थ, शाम को जब वो नोट्स आपको मिल जाते हैं एंड यू हियर इट बैक, वो जो तसल्ली है वो आपको अनंत काल के लिए भरपूर कर देती है। सो दिस चेस डजंट टायर यू, दिस इज द रिवर्स मैकेनिज्म, एंड दैट्स ऑलवेज वर्क फॉर मी। आपने कहा बाद में बात करेंगे, मैंने अभी एड्रेस करता हूं। उस समय 9 मिनट का गाना जी अनहर्ड था जब आपने वो गाना बनाया था 9 मिनट का। ऑब्वियसली आपने कुछ रूल्स तोड़े थे। जी जी। तो जब आप बना रहे थे 9 मिनट का, क्या प्रोड्यूसर्स जो थे वो कह रहे थे यार मिथुन टाइटर करो गाना, 3-3.5 मिनट का करो, और आप कह रहे थे नहीं मैं 20 साल का हूं पर मैं जानता हूं क्या था? आई थिंक उस तरीके से मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे दर्शन के ऊपर एतवार किया। दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद अ फिल्म मेकर कॉल्ड मनीष झा, नेशनल अवार्ड विनर। उन्होंने उस वक्त मातृभूमि बनाई थी, एंड कहीं ना कहीं मेरे अंदर उन्होंने क्या रोशनी देखी मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो स्टूडियो भी आए, उन्होंने गाना सुना 9 मिनट का, और इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग नेगेटिवली
ही टोल्ड मी कि मिथुन, ये आप एक्चुअली संगीत नहीं बना रहे हो, आप एक दरिया की तरह बह रहे हो और मुझे इस बहाव में रुकावट नहीं डालनी। तो आपको ये गाना जैसे लगता है आप वैसे बनाइए। हाँ, मैं फ़िल्म में कितना यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करूँगा, एडिट करूँगा, वो जो है वो मेरा कैनवस है। लेकिन ये आपका कैनवस है, आप अपने मुताबिक कीजिए इसको, डू इट योर वे। एंड दैट वाज़ ऑल्सो एन ओल्ड स्कूल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वी वर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइव। मैं आज भी काफ़ी ऐसा करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई कुड बी द आर्टिस्ट दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। और मुझे इंडस्ट्री में आई थिंक इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपने आर्टिस्टिक विजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए बोलते हैं। आई थिंक ऐसे लोग भी हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। आई थिंक there's a lot of good enough fraternity as well which should be spoken about. आई वांट टू गेट बैक टू योर ग्रैंडफादर जी। पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, जो बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, सिखाया। जी। तो घर में माहौल कैसा था आपका? घर में माहौल एक्चुअली बचपन से ही जैसे आपने दादाजी का जिक्र किया, पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, तो उनके घर में जो माहौल ये था, क्योंकि मेरे पापा जो है वो सबसे छोटे भाई है। अच्छा। सबसे बड़े भाई जो है वो श्री प्यारेलाल जी हैं। तो उनके बीच में 5 भाई है, 2 बहनें हैं, तो डैड सबसे छोटे रहे। सो बाय द टाइम आई वाज बोर्न एंड आई एम माय डैड्स यंगर किड, बाय द टाइम आई वाज बोर्न दादाजी की उम्र बहुत हो गई थी। बट जो मैंने किस्से सुने हैं वो ये है कि घर में परिवार के लोग कम थे और शागिर्द ज़्यादा थे। तो परिवार के लोग शायद 10 थे लेकिन शागिर्द 25 हुआ करते थे, एंड दैट वाज द रियल फैमिली। सो दिस इज द लेगेसी आई थिंक जो दादाजी ने बिल्ड की, एंड देन ही हैंडेड इट ओवर ऑब्वियसली टू प्यारेलाल जी, माय अदर ताया जीज, माय चाचा जीज एंड माय फादर who himself has been a very renowned music composer and arranger. तो मैं बाय द टाइम मैंने होश संभाला और मैंने देखा कि घर में जो माहौल है, बहुत सारे कंपोजर्स पापा के पास आया करते थे। उस टाइम पे म्यूजिक अरेंजमेंट्स वाज नॉट सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। तो डैड उनकी जो धुनें हैं, ही यूज्ड टू लिसन टू इट एंड देन ही यूज्ड टू रिएक्ट कि ठीक है इसका इंटरल्यूड ऐसे होगा, इसका इंट्रो ऐसे होगा। वो हारमोनियम पे बजा के, ही हैड हिज टीम, उस टाइम पे सिटिंग मेंबर्स ऐसा बोलते थे। So that's the environment I grew up in, seeing musicians. That's when I picked up my first instrument. My first instrument was the tambourine. अच्छा। हाँ, I think I must have been hardly 2 years old. और मैंने वो खंजरी बोलते हैं, मैंने उठा लिया था. So I think that's played a very important role in my muscle memory of adapting to music. But yeah, I grew up in that environment. तो आपके अंकल है प्यारेलाल जी, हाँ जी। ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी। कितने गाने हैं, कितने मेमोरीज है। जी। अंकल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल? मतलब उनका मेरे ऊपर क्या प्रभाव और पड़ा? उस कॉम्बिनेशन में भी जो आपने शायद देखा होगा, मे बी यू वर ऑन द सेट्स, मे बी यू वर ऑन द स्टूडियो, क्या प्रभाव रहा है? सो इसके 2 पहलू है सिद्धार्थ, मैं आपसे कहूँ तो। एक तो ये है कि जितना मुझे दो इसके रास्ते मुझ तक पहुँचे हैं। एक तो ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो संगीत है, दैट हैज़ बीन अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और मुझे लगता है बहुत सारे कलाकारों को उनके संगीत ने ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी के रूप में प्रेरणा दी है। सो जब मैं एक टीनेजर भी था, 12 साल का था, 13 साल का था, मेरे डैड मुझे बिठाकर जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनाते थे। दैट मे नॉट हैव बीन माय फर्स्ट चॉइस। कई बार तो मुझे नींद आ रही होती या अगले दिन स्कूल होता होगा। मेरी मॉम भी कई बार कंप्लेंट करती थी कि उसको कल स्कूल है, बट डैड कहते थे नहीं, आई वॉन्ट हिम टू लिसन टू दिस, क्योंकि ये इसका इतिहास है। तो आई वुड सिट एंड आई वुड लिसन टू हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मैं शायर तो नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो चिलमन है, सावन का महीना। आई मीन इट गोज ऑन एंड ऑन जो उन्होंने काम किया है। एंड कहीं ना कहीं लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचर इन म्यूजिक। आप जो सुनते हो वो बहुत अहम होता है। सो दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द जाइंट्स कॉल्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एंड फिर जब मैं करीबन 16 साल का था, कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, उस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं प्यारे जी से रूबरू होना चाहता। आई वॉन्ट टू मीट हिम एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद दिस एनिग्मा कॉल्ड प्यारेलाल साहब। एंड पापा ने मुझे प्रोत्साहित किया उसके लिए कि आप उनको फ़ोन करो, वो आपके ताया जी हैं, वो हम सबके गुरु हैं। एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही वाज काइंड इनफ टू कॉल मी होम।
और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जब करीबन 2-3 साल जो मेरे जीवन में बहुत अहम थे, आई एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक कॉलेज बंक करके भी आई यूज्ड टू गो एंड स्पेंड टाइम इन हिज हाउस। तो वो जो व्यक्तिगत मुझे उनके साथ संवाद करने का मौका मिला, पियानो के ऊपर समय बिताने का मौका मिला, वहाँ पर जो मैं आई कैन से कि मेरे माइंड को उन्होंने काफ़ी एक बहुत बड़ा दर्शन दिया। क्योंकि दुनिया हमेशा हमें कहती है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है एक बड़े आदमी की निशानी ये है, वो यही बोलता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी ये कर सकते हो। दैट्स समथिंग दैट्स द रोल दैट ही प्लेड इन माय लाइफ। माने उन लोग ने आपको ये चीज समझा दी कि देखो भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल, 100%, है ना? 100%। और मुझे लगता है वही है जो एक बड़े व्यक्ति की परिभाषा है। आप भी यही करते हो न्यू कमर्स के साथ? मेरी कोशिश भी है और मेरा ये जेन्युइनली मानना है, ऐसा नहीं कि मैं नम्र बनने की कोशिश करता हूँ सिद्धार्थ। मैं वाकई में ये मेरे अंदर से मेरी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी इट्स बेसिक फिजिक्स, अगर आप उतना इन्वेस्ट करेंगे तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं लाइफ में। क्या वाकई में आपके पिताजी इतने बिजी थे कि वो आपको सिखा नहीं पा रहे थे? ऐसा मैंने सुना है, इज दैट ट्रू? यस एंड नो बोथ। क्योंकि एक तो डैड वाकई में बिजी थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो वाकई में 3-4 दिन का प्रोसेस हुआ करता था कि आप उसकी वॉइस अलग होती है, रिदम अलग होता है, स्ट्रिंग्स अलग होते हैं, सोलोज अलग होते हैं, तो ही वॉज डीपली इन्वॉल्व। और एक और चीज़ थी, मेरे डैड हमेशा मुझे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अच्छा कलाकार अच्छा गुरु हो, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक गुरु होना अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, कलाकार होना एक अलग प्रक्रिया है। कई बार वो दोनों एक में भी मिल सकते, बट ही ऑलवेज सेंट मी टू ऑल द राइट गुरुज। किन से सबसे ज्यादा आपने सीखा है? कौन से गुरु से या किस इंसान से? लाइफ के बारे में, म्यूजिक के बारे में? आई थिंक जो मैंने मेरे डैड से सीखा अबाउट लाइफ, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को जो है होलियर देन दाओ पेश नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं मुझे कहा कि मैं जो कहता हूँ वो सही है, आई एम द बेस्ट। उन्होंने कभी ये बात मुझसे नहीं की। तो मुझे लगता है जीवन के बारे में उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि मिथुन, तुम भले ही उम्र में कम हो, लेकिन तुम हर चीज़ को देखो, तुम्हारे परिवार में देखो, दुनिया को देखो कि जिसने जैसा किया है उसका परिणाम क्या आया है। वो सब चीज़ तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारी आंखें खुली हुई होगी तो तुम समझ जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को देखो, उसके परिणाम को देखो और खुद चॉइस करो। मेरे डैड ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तो नहीं, तुम शराब नहीं पियोगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला था कि मैंने 18 साल 17 साल की उम्र में डिसाइड किया कि मैं कभी ना शुरुआत करूँगा, और मैंने आज तक कभी आई डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल। जो लोग उसको कंज्यूम करते हैं ना, मुझे उनसे कोई आपत्ति है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत दर्शन था मेरे अपने जीवन के लिए। कुछ चीज हुई आपके लाइफ में जहां आपने वो देखकर ये डिसाइड किया कि मैं दारू नहीं पीऊंगा? नहीं, मेरे लाइफ में तो नहीं हुई सदा, लेकिन जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि हर चीज़ को देखो और खुद फैसला करो कि तुम अपने जीवन को किस परिभाषा में देखते हो। तो मैंने जो आसपास माहौल देखा, मैंने जो लोगों को देखा, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे थे जिनको ये आदत थी, और उनके जीवन का सफ़र कैसा रहा है। तो वो मेरा एक फ़ैसला था, व्यक्तिगत फ़ैसला था कि मैं अपने जीवन को इस तरीके से नहीं देखता। और आई थिंक ये जो मेरी सीख मेरे डैड ने मुझे दी कि चूज़ हाउ यू सी योर लाइफ, यू आर द डिज़ाइनर ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स लेटर। आप सक्षम हो, आप एक इंसान हो, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मतलब जब लोग कहते हैं ना कि किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में है, मुझे डैड ने बताया कि किस्मत तुम्हारे हाथों के कंट्रोल में है। कहीं दैट वाज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ इट कि इट्स नॉट इन द लाइंस, इट्स इन व्हाट यू चूज विद दिस हैंड, व्हाट यू डू विद दिस हैंड। मैं जब रियाज करता था तो हमारे हाथों के एक्सरसाइजेस होते हैं पियानो में हाथों को मजबूत करने के लिए। तो डैड कहते कि यही लकीरें हैं, अगर इन लकीरों को तुमने मजबूत कर लिया तो सारी जो बरकतें हैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। So I think that was a very beautiful way of how he explained to me that how you can build a life for yourself.
पहला पहला हिट, कैन यू रीविजिट दैट विथ मी इन टर्म्स ऑफ कैसे तुम्हारी लाइफ में बदलाव आया, इम्पैक्ट हुआ? बहुत अनोखी बात है जो आज भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। तो मेरे 2 अडैप्टेशंस थे, वो लम्हे वो बातें और आदत। जो अडैप्टेशंस थे वो मेरे ओरिजिनल कंपोजिशंस नहीं थे। माय फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हिच वाज अ नेशनल हिट वाज तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। तो ये गाना जब रिलीज़ हुआ तो बहुत लोग तारीफ़ करने लगे। उस टाइम पे रिव्यूज़ का ज़माना था। ऑनलाइन रिव्यूज़ हम लोग वेट करते थे कि म्यूज़िक रिव्यू आएगा, देखते लोग क्या बोलते हैं, मिड डे में रिव्यू आएगा, कितने स्टार्स मिलते हैं। वो एक बड़ी बात थी, बहुत सैक्रोसैंक्ट बात थी। तो रिव्यूज़ तो बहुत बेहतरीन आए, तो मैं बड़ा खुश था। एक दिन सिद्धार्थ मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था, शाम की बात होगी ये, और जो भी गाड़ियाँ गुज़रती हैं ना, उसमें कोई अगर संगीत बज रहा है, वो हमें हमेशा सुनाई देता था। एंड आई हर्ड माय सॉन्ग प्लेइंग इन अ कार, ब्लेयरिंग इट लाउड। And that was the first time as a composer I heard my work come back to me environment में से, and that felt so special. You felt कि नहीं ठीक है, आपने कुछ तो योगदान किया है कि today the world is a little different because of what आपने जिस चीज़ की रचना की उस कारण, and that's something I follow till today. तो आज इवन इन दिस एंटायर सोशल एज लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे इतने व्यूज़ हो गया है, इतने स्ट्रीम्स हो गया है, ये हो गया है, वायरल जो शब्द आ गया है। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ इट, बट टिल द टाइम आई डोंट हियर माई सॉन्ग कम बैक टू मी कि किसी सिक्योरिटी गार्ड के फ़ोन पे बजा, यहाँ बजा, कहीं किसी गाड़ी में बजा, तब तक मैं अपने गाने को हिट नहीं मानता। यू वोंट बिलीव इट, मैं एग्जैक्टली यही अपनी टीम से कहता हूँ। जैसे मैं 4 दिन पहले मैं गाड़ी में था, जी। सिग्नल पे एक ऑटो रिक्शा वाले भैया ने मुझे ऐसे नॉक मारा, टक 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 टक। एक तो कॉन्फिडेंस था कि मैंने जरूर इसके पैसे दिए होंगे, जब भी अगर ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ होता तो मैंने पैसे तो दे दिए थे। आई नो देयर वाज नॉट अ लफड़ा वाला, पर टक टक कर एंड ही सेड अभी अभी मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था सुबह सुबह रिक्शा में और आप मिल गए। एंड इतनी खुशी यार, इतनी खुशी कि व्यू से ज्यादा खुशी मुझे उसमें मिली। आई एम श्योर, जब आई एक एम ऑटो रिक्शा आई एम भैया आपको श्योर, नॉक आई एम करता है और श्योर। बोलता है, ये है ना, क्योंकि वो रियल पर्सन का फीडबैक है यस, आपके साथ। यस। नॉट दैट द पीपल वॉचिंग आर नॉट रियल पीपल, बट डायरेक्ट कनेक्ट वाला है वो। इट इज़ बैंग ऑन, आई वुड से। आई थिंक कि एज यू राइटली सेड कि जो लोग देख रहे हैं वो भी असली इंसान है, लेकिन वो जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ने उसको आंकड़ों में तब्दील कर दिया ना कि इतने लोग देख रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, वो तो जीवित व्यक्ति है ना, वो तो उसकी आंखों के आंसू भी आपको नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पे तो सिर्फ वो एक आंकड़ा है कि इतने मिलियन हो गए, लेकिन जब एक व्यक्ति आपको मिलता है, उसके चेहरे का आपको एक्सप्रेशन नजर आता है, उसके आंखों के आंसू नजर आते हैं, उसके कई बार थरथराते हुए हाथ नजर आते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है, वो बहुत ही खास है। लेट्स गेट बैक टू योर रिक्रिएशंस। हाँ। आदत और वो लम्हे, जी। संग बाय आतिफ असलम। जी। वो प्रोसेस आतिफ के साथ कैसा था? कैसे आते हैं वो स्टूडियो में, या उन्होंने वहां रिकॉर्ड करके आपको ईमेल किया था गाना, क्या था? नहीं, उस टाइम पे स्थिति बेहतर थी, तो सारे आर्टिस्ट मुंबई आके वी यूज्ड टू रिहर्स टुगेदर, और जो हमारी मीटिंग्स हुई थी बिटवीन मी, मोहित सूरी, आतिफ हिमसेल्फ ऑब्वियसली, मुकेश भट्ट साहब, आर राइटर सईद कादरी साहब, तो वो बहुत एक सुंदर प्रक्रिया थी उस टाइम पे। हम कैसे संगीत को हमने कैसे किया, और इनके पास एक बेसिक धुन तैयार थी जो मुझे आतिफ ने सुनाई थी, एंड फिर मैंने मोहित का जो दर्शन था वो सुना कि वो कैसे उसको पर्दे के ऊपर कैसे उस गाने को सुनता है। अडेप्टिंग टू हिंदी सिनेमा इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, क्योंकि नॉन फिल्म म्यूजिक का एक साउंड होता है और सिनेमैटिक संगीत का, हमारे भारतीय सिनेमा का एक साउंड है, जिसका मैं एक बहुत बड़ा विद्यार्थी हूँ। तो उसको समझ के उसको भारतीयता में ढालना वो मेरा काम था, और उसको एक स्ट्रक्चर देना, तो वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत प्रोसेस रहा। And especially when the song did so well, both those songs did so well. I just felt that the audience was very gracious towards us. उन्होंने हमारे काम को इतना सराहा, and I felt कि they will be ready to all the new ideas that I put out. और वहाँ से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला कि मैं अपना खुद का संगीत, अपना ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट करूँ, and that pushed me so much to make तेरे बिन, मौला मेरे मौला, तो उसे नैना लागे, बस एक पल,
द ट्रेन का पूरा साउंड ट्रैक, ये पूरा एक दौर था. So a lot of good music came out from me in that particular era. जब आप रिक्रिएट कर रहे थे आदत एंड वो लम्हे, जी. उतना सेटिस्फैक्शन रहता है एज यू कंपोजिंग योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग? डेफिनेटली नॉट. आप जब कोई गाना अडेप्ट करते तो उसमें आपका किरदार जो है उसकी एक सीमा है कि ये किसी और का विचार है. आप जो है उसको शायद आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसको शायद वस्त्र पहना रहे हैं, आप उसको गहने पहना रहे हो, वो पर्सपेक्टिव वो है. जब आप एक गाना खुद कंपोज करते हो, यू आर एक्चुअली गिविंग बर्थ, यू आर एक्चुअली इट्स लाइक चाइल्ड बर्थ. इट्स दैट सैक्रोसैंक्ट, इट्स दैट इन्वेस्टिव कि आपका खून जो है, कैसे माता पिता खून जलाकर जो है एक बच्चे को जन्म देते हैं. हाउ द मदर कीप्स द किड अपने पेट में, एंड the mother's entire blood pressure goes for a toss, and the hormonal structure goes for a toss. और उसको वो जो पालन पोषण करने में जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज फॉर क्रिएटिंग अ सॉन्ग. दैट्स हाउ sacrosanct it is. आतिफ स्टूडियो में कैसे रहते हैं? बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. कुछ जी. लोग बात नहीं करते ज्यादा, जी. घुस जाते हैं गाने में. जी. कुछ लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, ऑन द स्पॉट जी. फ्लाई करते हैं. जी. आतिफ का प्रोसेस कैसे रहता है? I think he was always very sure of his musicality, कि वो अपने संगीत को किस तरीके से देखते हैं. एंड एक चीज़ जो सीखने लायक मुझे लगी कि वो अपनी कला को लेकर कभी भी अपोलोजेटिक नहीं थे. ही वॉज ऑलवेज कि ये दिस इज़ माई वे ऑफ सिंगिंग, मैं अपने संगीत को ऐसे करता हूँ. क्योंकि देखिए, संगीत में भी बहुत सारे घराने होते हैं, बहुत सारी विचारधारा हो सकता है कि नहीं, ये जो है क्लासिकल संगीत में एक तरीका का जो गायन होता है, आपको उसी तरीके से करना पड़ता है. फिल्म संगीत इज अ लिटिल मोर एम्ब्रेसिंग इन दैट सेंस. नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट संगीत जो होता है वो बहुत एक विद्रोह से निकलता है, राइट. रैप इज अगेन अ फॉर्म ऑफ रेबेलियन द वे इट स्टार्टेड. तो इतने सारे ओपिनियंस के बीच में, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू कमर और व्हेन यू आर एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, अपने विचारधारा पे अटल रहना ये अच्छी बात है, ये सीखने वाली बात है, which is something that I saw in him and I give him full credit to that. And he would go on the mic and blare it out कि ये मैं इस गाने को इस तरीके से सुनता हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है, मैं इसको मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, and this is who I am. नहीं, बट इसमें एक और फ्लिप पार्ट भी है जी. जो मुझे समझ आ रहा है कि वो बोल रहे मैं ऐसा गाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है तो मैं ऐसे गाऊंगा. जी. तो म्यूजिक डायरेक्टर लाइक यू, कैन यू गाइड हिम सिंग, यार मुझे शायद अलग स्टाइल चाहिए इस गाने में, और क्या वो ओपन रहते हैं ऐसे सजेशन से? ऑफ कोर्स. देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज नॉट एन इन द फेस प्रोसेस, दैट इज एन आइडियोलॉजी. ऑब्वियसली हर सेशन में एक गाने का तरीका अलग होता है. जिस तरीके से उन्होंने बोला में गाया है, मेरे जो उन्होंने 2 ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस गाए, वन इज तेरे बिन, वन इज वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स कॉल्ड कुछ इस तरह. कुछ इस तरह द सॉन्ग which he sung very differently. He's not sung it in his regular tone. So he was very open to me that way कि आप किस तरीके से इस गाने को सुनते हो. But I'm talking of मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो एक विचारधारा है कि आप obviously you will adapt, but you can't lose your identity, what you're known for, and just to please the person in front. तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी. मोहित सूरी और तुम्हारी पहली मुलाकात. जी. व्हाट अ लाइनअप यार. मर्डर 2, आशिकी 2, एक विलन, सैयारा, राइट, हाफ गर्लफ्रेंड, मलंग, द लिस्ट गोज ऑन. वो पहला मीटिंग मोहित के साथ कैसे हुआ? इस बारे में हमने हाल ही बात की when we were discussing promoting सैयारा, and Mohit reminded me that before our first ऑफिशियल मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग, हमारी मुलाकात एक बार अंधेरी में म्हाडा में एक स्टूडियो में हुई थी, जहाँ पर बाई चांस ही वॉज देयर विद मुकेश भट्ट साहब, एंड मैं अपने डैड को उस वक्त असिस्ट किया करता था एज अ टीनेजर, और वो उस स्टूडियो में आए थे और बाई चांस हमारी मुलाकात हुई. एंड मोहित, ही एंटर्ड द स्टूडियो एंड डैड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इन लोग से मिलाना चाहता हूँ. और मोहित ने ये बात का जिक्र भी किया कि मैंने उसको देखा एंड आई गॉट बैक टू माई कीबोर्ड. आई डोंट, मुझे वेगली याद, माने तुमने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि ये मोहित है. आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक दैट हाल ही में. सो एंड आई डोंट रियली रिमेंबर दैट सेट, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल क्योंकि मैं अपना काम इस तरीके से करता हूँ. लेकिन खूबसूरती इसकी ये है दैट ही लाइक्ड दैट.
देखिए ये भी एक आर्टिस्ट की निशानी है कि वो ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, वो ये देखता है कि नहीं, ये व्यक्ति अगर अपना काम इतने ईमानदारी से करता है, मतलब ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है. So I think these are the kind of things which brought us together that time and has kept us together in these 20 years. We are very different as people. कैसे? मुझे मोहित हाल ही में, मैं उनसे बात कर रहा था, and he was narrating this to somebody कि मोहित he has a lot of energy. हाँ. And उनका जो angst भी है उनके कैरेक्टर्स में भी नजर आता है, वो जो पर्दे पर भी जिस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं, and he is very similar in that sense. And when he'll enter the studio, he'll have 20 things to tell me. Ki, you know, he's very vocal also about the way he sees life. He's very good with his communication, and वो emotions के layers भी बहुत अच्छी तरीके से express करते हैं. तो he'll talk to me a lot कि ये ऐसा होना चाहिए, the song should rise like the waves of the sea, and फिर यहाँ पे खामोशी चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, वो. और वो 20 मिनट तक बात करेंगे, and in Mohit's words, in the end, Mithun will say, okay. So that's the kind of yin and yang balance that we have. But I feel that, the संगीत की technicality तो वो, he's not a musician in that sense, and that's why I give him more credit कि संगीत का जो एहसास है, उसके लिए बहुत sensitive है वो. If a melody has something in it, I think he's the first one in the room to catch it. What do you think? कौन सा वो एक क्रिएशन है जहाँ दोनों के तोते उड़ गए फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग? वो कौन सा गाना है? मे बी द टफेस्ट सॉन्ग जो मोहित, सूरी और मिथुन का कॉम्बिनेशन ने बनाया. I would, for non-technical reasons, I would say Dil Sambhal Ja Zara, which was Arijit Singh's first song. Because हम एक ऐसे दौर में थे उस टाइम पे, सिद्धार्थ, जब मोहित was coming from, I think, an unsuccessful film, and coming back from that, and that was the time हमने 2 साल तक हमने भी काम नहीं किया, because he was at that point of time working with Pritam, and he did some great work with him. So ये जो हमारा क्या कहेंगे ना, कि जो हमारा मिलन दोबारा हुआ was for Murder 2 after a gap. So हम दोनों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक जुनून था कि हम दोबारा वापस आ रहे हैं. और वो एक ऐसा दौर था जब डांस म्यूजिक भारतीय सिनेमा में बहुत चर्चा में हो रहा था. There was some terrific dance music being created and people were loving it. And in the middle of that, we had to go back to our roots कि हम क्या करना चाहते हैं. And he came to me with this character of Arjun, if I'm not wrong, in Murder 2, which was played by Imran Hashmi beautifully. And वो जो किरदार है वो तो, he wasn't a dancing character, बहुत intense with the back story of redemption, वो वाली कहानी थी. तो ये व्यक्ति जो है, जो जैकलीन फर्नांडिस से एक रिश्ता बनाता है, but there is no commitment to it. It's a very convenient relationship of sorts, on screen I'm talking about. इसके लिए एक गाना बनाना था, and it was not supposed to be a love song. It was supposed to be a song कि एक व्यक्ति अपने कश्मकश के बारे में बात कर रहा है. That, yeah, and he even tells Jacqueline कि तू किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती, ये कैसा आशिक है. एक सीन है मर्डर 2 में जहाँ पे इमरान जैकलीन को कहता है कि why don't you just settle down, तो अभी इस एहसास को एक गाने में तब्दील करना था, and holding on to our principles in the middle of all these dance songs, and we come up with दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू. It's a amalgamation of this complex emotion, and अरिजीत सिंह का पहला गाना, मोहम्मद इरफान का पहला गाना, right? All, and there was one more voice, सायम भट्ट, तीनों की वॉइस को मिलकर एक गाना बनता है. एंड मैं और मोहित दोनों मानते हैं कि ये गाना हमारे लिए, मे बी नॉट फॉर डिफरेंट रीजंस, बट इट्स इवन मोर स्पेशल देन तुम ही हो. वाओ. अरिजीत सिंह, कैसे आपने उनको कांटेक्ट किया? क्या हुआ आप दोनों के बीच में व्हेन दिस सॉन्ग वाज क्रिएटेड? और वो शायद उनका पहला प्लेबैक गाना था, है ना? जी. टेल मी, हाउ डिड दैट हैपन? It just happened. So I have known Arijit since 2006, so ever since he came out of television. और तब से हमारी मुलाकात हुई एक दो बार. somebody introduced us, और मैं हमेशा उनकी आवाज़ से बड़ा प्रभावित था.
I always believed in the singer that he was. And 2008 में वो I think देश से बाहर गए थे. He had gone to study music production and he came back and he was doing a lot of things. He was trying out many different avenues of music. He was doing music production, programming, composition. बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे थे. One day he came to meet me and उन्होंने मुझे एक रोबंदू संगीत, जो बहुत गाढ़ा संगीत होता है, उसका एक गाना सुनाया. And now बार I fell in love with his voice and I was like, Arijit, I want you to sing something for me. I'm going to call you very soon. ये बात 2008 की होगी, 8 या 9. And the minute फिर मोहब्बत came, जैसे वो ख्याल मेरे जहन में आया, the first call I made to him and he came. और मेरी आज भी आदत है, मैं अपने सिंगर्स को I don't tell them कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या फिल्म है, कौन सा एक्टर है, कौन सा डायरेक्टर है, क्या सेटअप है, क्या प्रपोजल है. मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है. मुझे लगता है कि आप जब स्टूडियो में प्रवेश करते हो, सबसे बड़ा वहाँ पे सबसे बड़ा जो मंच है वो है संगीत. उससे बड़ा कोई मंच नहीं. सबसे बड़ा जो ओकेजन है वो धुन, वो जो शायरी, उसको सेलिब्रेट करो. बी फेथफुल टू दैट मोमेंट. एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन. टुडे ऑल्सो व्हेन आई वर्क विद माई सिंगर्स, कई बार लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं व्हेन आई वर्क विद अ न्यू कमर और they feel कि अच्छा, you know, maybe it's a Mohit Suri film, maybe it's this, maybe it's that, maybe it's a Yash Raj film. But अगर वो मुझे पूछते भी है तो I just nullify it. I said कि उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले गाना करते हैं. गाने से बड़ा कोई बड़ा मंच नहीं. संगीत से बड़ा कोई, there's no bigger opportunity than this. Let's be true to this. Everything else is a distraction. I don't believe in that कि मैं कैरेक्टर को सोच के गाऊंगा, मैं एक्टर को सोच के गाऊंगा. I personally don't believe in that theory. आई जस्ट फील कि मेरे कंपोजर का एक दर्शन है, आप उस दर्शन को समझिए, बी ट्रू टू दैट एंड जस्ट गिव मी व्हाट आई वांट एंड देन द मैजिक विल हैपन. तो अरिजीत को भी मालूम नहीं था वो किसके लिए गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कुछ नहीं. वो आए आपके स्टूडियो में जी. मैजिक कैसे क्रिएट हुआ? बस क्योंकि ना मैंने कुछ ज़्यादा पूछा, ना उन्होंने पूछा, ना मैंने कुछ ज़्यादा बोला. मैंने कहा कि दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज द मेलोडी. आई जनरली कंपोज ऑन अ पियानो. And उस टाइम पे वो he was working with Pritam, you know, he was doing music production at his studio, so he would be very busy in that process and he would tell me कि मैं शाम को आता हूँ, मैं रात को आता हूँ. तो I would tell him कि एक डेढ़, and he is so fast to pick up a tune, बहुत जल्दी वो धुन उठा लेते हैं. तो मैंने बोला ये गाना, so he would just not even ask me and he was like, हाँ Mike, let's do it. तो I just went on recording. और फिर बाद में आई वुड सिट लेट नाइट्स और उस गाने का ढांचा मैं बनाता था. एंड वी जस्ट पुट आउट दिस म्यूजिक एंड आई प्लेड इट टू मोहित एंड मोहित वाज स्पेल बाउंड. ही वाज लाइक, यू नो, कि यू एडेड सो मच मोर टू द कैरेक्टर एंड वी पुट इट आउट एंड पीपल गिव इट सो मच लव. आज भी मेरा कॉन्सर्ट फिर मोहब्बत के बिना हो ही नहीं सकता. आई कैन नॉट लीव द स्टेज विदाउट डूइंग दैट सॉन्ग. उस वक्त आपको वो इंस्टिंक्ट था कि अरिजीत इतना बड़ा सिंगर बनेगा? मुझे लगता है ये इंस्टिंक्ट जो है ये बहुत ट्रिकी शब्द है सिद्धार्थ. क्यों? मुझे लगता है कि यू नो बहुत बड़े जो विचारधारक है वो भी बोल के गया है कि लिव इन द मोमेंट, यू नो, राइट. तो मैं प्रवचन तो नहीं करना चाहता, लेकिन दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी. कि व्हेन आई एम हियरिंग बैक अ टेक, राइट, उस वक्त इफ आई फील समथिंग, मेरे लिए वो सब कुछ है. सो आई विल नॉट थिंक कि अभी ये जाके गाना कब बाहर आएगा, कितना बड़ा हिट बनेगा, ये आर्टिस्ट या ये एक्टर या ये राइटर. आई डोंट थिंक ऑल दोस थिंग्स. जब अरिजीत ने गाया, द वे ही संग, फिर मोहब्बत करने चला है तू, द वे आई हर्ड दैट बैक, आई वाज लाइक, वाओ, दिस इज माय सॉन्ग. दिस इज एवरीथिंग टू मी राइट नाउ. दिस इज मोर देन अ ग्रैमी at this moment for me. And I put it out. I sent it to Eric Pillai, my dear friend and mixing engineer. He just did his magic of mixing the song and we put the master out. And we till today, आज भी जब मैं और अरिजीत बात करते हैं, हम लोग we don't even get over emotional कि हम कहाँ से कहाँ आए, और ये सब नहीं होता. It's always about the song. अच्छा क्या करना है, अच्छा ये अप्रोच ट्राई करे, अच्छा let's try something like that. थोड़ा सेमी क्लासिकल करे, नहीं करे, थोड़ा सॉफ्ट करे. It's that, you know, and I think he's also living in the moment and so am I, and I think we should keep it that way. तुम ही हो गाना from Aashki 2. जी. अरिजीत ओरिजिनल चॉइस नहीं थे उस गाने के लिए.
as a voice. Is that true? That's not true. That's not true. But we Original can voice. speak about it. But tell me. So I think इस विषय पर चर्चा तब शुरू हुई when I think recently Mohit said that he had recorded something with KK sir for Ashiki 2. This is what Mohit recently said, and that is the fact. Though it was for a different song altogether, and that song has KK sir's voice on it, and it was released in his voice. I think KK sir is way too big an artist and way too precious to us, to anybody of us, to replace a legend like him. The clarification that I've also given in the past is that I always envisioned when I was writing Tum Hi Ho, I had Arijit in mind because he had just done Fir Mohabbat for me. और मेरे जहन में बहुत स्पष्ट था कि मुझे लगा था कि आशिकी 2 की जो आवाज़ जो मोहित सूरी खोज रहे दैट इज़ गोइंग टू बी अरिजीत. मैं बहुत स्पष्ट इसको लेकर था. उनकी तो मुहिम भी चल रही थी. आई थिंक मोहित वाज हियरिंग वॉइसेस एंड दे हैड डन अ टैलेंट हंट ऑल्सो. बट आई वॉज साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन तुम ही हो एंड आई वॉज नॉट. मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं था. मैं ये भी नहीं कह रहा था कि नहीं वो मत करो, आके मुझे सुना. आई वॉज लाइक नहीं, आप अपना कर लो, मैं अपना काम कर रहा. जब मैं तैयार हूँगा मैं आपको बुला लूँगा. मुझे इतना कॉन्फिडेंस था उसकी धुन के ऊपर, उसकी शायरी पर और अरिजीत की आवाज़ पर. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. ही वाज द फर्स्ट मैन हु sang that song. His voice was retained, his voice was released. We love and respect KK sir too much to do anything like that. But the original was sung by KK? No, Not at all. Not at all. Not at As I said, अरिजीत पहले इस गायक थे कि मैंने जब गाना उनको पियानो पे सुनाया, जो सबसे पहला ड्राफ्ट था भी अरिजीत ने गाया और जो फाइनल रिलीज भी हुआ वो उनकी आवाज में. क्या आप और अरिजीत अपने आप को ब्रदर्स बोल सकते हो? हम एक्चुअली दोस्त भी नहीं है. इतना काम करने के बाद कैसे भाई? क्योंकि आई थिंक सिद्धार्थ की कई बार हम शब्दों को बहुत हल्के में ले लेते हैं. मुझे लगता है दोस्ती भी एक अलग रिश्ता है, उसका भी एक मकाम है. आप, मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी आप जिनको दोस्त बोलते होंगे वो ऐसे होंगे कि आप 24 घंटे आपके साथ जो रहते हैं, अगर फिजिकली भी नहीं रहते लेकिन आपके जहन में रहते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं. आप कुछ भी बोल सकते हो उनको. बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑब्वियसली हमारे बीच में प्रेम बहुत है. देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन मी एंड हिम. लेकिन उनका जीवन अलग है. माय लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड द ओनली थिंग दैट बॉन्ड्स अस इज म्यूजिक एंड दैट इज इनफ एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ऐसा नहीं है कि शूटिंग या रिकॉर्डिंग से पहले आप दोनों जिंदगी की बातें कर रहे हो, रिकॉर्डिंग के बाद जिंदगी की बातें कर रहे हो, ये सब होता है? नहीं, अगर बात करेंगे भी तो अगर जिंदगी के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गाने से जुड़ी हुई की बात होगी. सेम गोज फॉर मोहित. हम लोग काम के बारे में कम बात करते हैं. वी टॉक मोर अबाउट लाइफ, क्योंकि गाने के जो इमोशंस है वो जिंदगी से जुड़े हुए हैं. तो वहां से हमें कोई ना कोई चीज प्रेरित करती है. एंड आई थिंक हम सबके लाइफ में म्यूजिक इतना हमें कंज्यूम करता है कि और कई डाइवर्ट हम कर ही नहीं पाते. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप और अरिजीत, बल्कि जैसे कहते हैं ना एक टर्मिनोलॉजी, चिल मार रहे हो साथ में? माने म्यूजिक की बातें हो रही है बट जी कोई मुद्दा नहीं है. जी, ऐसा हुआ है? ऐसा अगर हुआ भी है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन कि शायद सेशन क्रैश हो गया ना, तो अभी 15-20 मिनट लगेंगे उसको रीबूट करने के लिए, या देयर इज सम नॉइज कमिंग इन द टेक्स एंड वी नीड टू रीस्टार्ट द सेशन और समथिंग लाइक दैट. दैट वे आई थिंक ही एंड वी हैव ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड एंड वी हैव ऑलवेज नोन कि हमारा एक पर्पस है. मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो मिलना है वो योग से नहीं है. आई फील उसके पीछे बहुत बड़ा योग है. बट आई थिंक ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं इनका भी बहुत बड़ा मतलब मेरे जीवन में उनका योगदान है. आई थिंक आई हैव प्लेड अ पार्ट इन हिज लाइफ. इट्स इक्वली स्पेशल बट इट्स डेफिनेटली नॉट फ्रेंडशिप. तो ऐसा नहीं है कि 3 बजे फोन किए अरिजीत को और बोला कि यार भाई क्या चल रहा है यार? ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. एंड वी वुड थिंक विद बिहाइंड योर म्यूजिक इतनी सारी बातें हो रही होगी, बॉन्डिंग हो रहा होगा, बट यू आर सो कंज्यूम्ड बाय व्हाट यू डू, है ना? यस यस यस. है ना? ओनेर ने आपको आपका पहला ओरिजिनल दिया, बस एक पल. सही बात है. एक केके ने गाया, एक आतिफ ने गाया. जी. कौन सा वर्जन आपके दिल के करीब है सबसे ज्यादा, केके वाला या आतिफ वाला? For mere chronology, बस एक पल title track was the first track that I recorded as an independent composer.
तो वो गाना मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा. यू नो, तेरे बिन वाज द सेकंड सॉन्ग जो हमने रिकॉर्ड किया उस एल्बम के लिए. बट दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक उसका वीडियो भी है विच वेंट वायरल ऑफ मी रिहर्सिंग विद के सर. यू शुड हैव अ लुक एट इट. यू नो, वो एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए, एंड दैट विल ऑलवेज बी माय गो टू मोमेंट इन लाइफ. Which was that phase जो तुम्हारे लिए genuinely tough रहा है in this whole music making experience? कौन सा tough phase रहा है? Tough phase. Interesting question. That sort. पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, लेकिन मुझे लॉकडाउन पसंद नहीं आया सिर्फ इतना. इट वॉजेंट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग. जो भी पूरे दुनिया में हुआ और हमारे देश में हुआ, वो मेरे लिए बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था. मुझे लगा कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा. इट वॉज लिटरली लाइक अ आउट ऑफ अ साईफाई मूवी जो कुछ भी हुआ दुनिया में. और वो जो डिस्कनेक्शन था ना कि आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते, मुझे तब आई री अंडरस्टूड, मैंने फिर से समझा कि ह्यूमन कनेक्ट की कीमत कितनी है. दैट्स समथिंग आई रियलाइज्ड इन दैट एंटायर प्रोसेस. क्या आप भी मेंटल डिप्रेशन के थ्रू गुजरे थे उस टाइम पे? नहीं, डिप्रेशन तो बहुत, देखिए, बड़ा गंभीर शब्द है. और जो लोग उनसे जूझते हैं, मुझे तो ये भी लगता है कि पीपल शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दैट वर्ड. क्योंकि जो लोग उससे गुजरते हैं, दे नो व्हाट इट एक्चुअली इज. और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पे कमेंट्री भी करते हैं कि वो कितना क्लिनिकली एक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ. सो मेरा तो बिल्कुल ऐसा नहीं था. बट आई थिंक as human beings, I think all of us, I'm sure you also had your share of experience, and I'm sure you also learned something through that phase. But I think the world went through a process. Everything changed after that. You know, business changed, relationships changed, climate changed, and uska positive bhi tha. You know, the way nature was coming back, and the dolphins were coming back to And you could hear birds chirping in Mumbai city. Absolutely. हाँ? के है नहीं हमारे साथ जी. आतिफ ऑब्वियसली आपके साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते फॉर द सर्कमस्टांसेस दैट्स गोइंग ऑन, पर आप दोनों को मिस करते हो? मैं केके सर को मिस करता हूँ. I definitely miss him because I think he had a very calming presence, you know, not only as an artist but the kind of human being he was. मैं उनको भी दोस्त नहीं कह सकता, हालांकि वो तो बहुत मेरे सीनियर है, बट उनके साथ भी मेरा व्यक्तिगत ऐसा नाता नहीं था कि मैं उनसे बिना काम के कभी बात कर रहा हूँ. बट स्टिल मुझे लगता है कि उनका एक ऑरा ऐसा था कि whenever he would enter the studio, I don't know, KK sir, he would go on the mic and hit the first note and you just felt कि life is worth it. You know, that's the impact he had. कि उनको देखते ही लगता था कि नहीं, जीवन खूबसूरत है. I think वो उनकी एक खास बात थी, and I definitely miss that. How would you rate Atif as a singer in your music जो ग्राफ है, म्यूजिक lineage जो आपने खुद के लिए क्रिएट किया, where would you place Atif? I've always been fond of his voice. और जिस तरीके से उन्होंने मेरे गाने गाए, तेरे बिन कुछ इस तरह, there's another song उन्होंने जो मेरे लिए गाया, song called मर जाएं, from the film लवशुदा. तो मुझे लगता है कि I have always been very fond of his voice. उनका जो तलफ़ुज़ है, the way he शब्दों की जो अदायगी होती है, he does it beautifully, मुझे बहुत पसंद है. And you know, I definitely feel that with his renditions, you know, he has added that much to my music. अमाल मलिक ने मुझे हाल ही में कहा कि म्यूजिक कंपोजर्स कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए और वो गाने डाल देते हैं व्हाट्सएप पर, भेज देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं या चुरा लेते हैं. अच्छा. ये जो प्रोसेस है ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स सेंडिंग म्यूजिक
on WhatsApp to music companies, producers, सही अप्रोच होता है? एंड आर यू वेरी ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि यार मुझे भी नहीं भेजना चाहिए ऐसे, क्या बिंदास भेजते हो व्हाट्सएप पे? देखिए, मुझे लगता है सिद्धार्थ, ये व्यक्तिगत बात है कि मेरा एक काम करने का तरीका है। एंड आई वुड नॉट से आई एम वेरी, आई वुड से कि आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस वे ऑफ वर्किंग। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे फीडबैक लेने के लिए भी वो ऑटो वाले ने आपको रूबरू बोला, एंड यू एक्सपीरियंस्ड इट मच बेटर, राइट? तो सोचिए, अगर फीडबैक आपको इतना इम्पैक्टफुल लगा, आप जब संगीत क्रिएट कर रहे हैं, when you are actually creating a song, I want the person in the room with me. Technology is for execution. It cannot be used for creation. Creation is still a very human phenomenon. इंसानी जज्बात से गाने निकलते हैं। नहीं, सयारा में डायलॉग भी है, मोहित ने डाला है कि गाने स्टूडियो में नहीं बनते हैं, गाने वो स्पेशल जगहों में बनते हैं, स्पेशल मोमेंट्स में बनते हैं, स्पेशल रिश्तों के बीच में बनते हैं। ऐसे गाने हमेशा याद रखते हैं लोग। देखिए आपने सयारा? ऑफ कोर्स यार, You know? ऑफ कोर्स। So that's something I've, हाँ, go for it. What do you say? नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई गाना कॉपी हुआ है? नहीं, कभी नहीं? नहीं, कि आप गुड बॉय बन के बोल रहे हो ये? नहीं, मेरी हैबिट, आई डोंट वर्क लाइक दिस। मैंने व्हाट्सएप में नहीं भेजते मैं हैं। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे हुई नहीं मैं। आई एम एक्चुअली ऑफिशियली नॉट ऑन व्हाट्सएप। और बात सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है, देयर कुड बी मल्टीपल मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट आई फील कि जब आप कोई गाना प्ले करते हो, प्रेजेंट करते हो, देयर हैज टू बी अ ह्यूमन इंटरेक्शन। मैंने अपने पिताजी को, मेरे ताया जी को, आज भी हम फोटोज देखते हैं कि द ग्रेट लक्ष्मी जी प्यारे जी सिटिंग विथ लता जी, सिटिंग विथ मनमोहन देसाई, वी सी दोस पिक्चर्स, यू नो। तो आई कम फ्रॉम दैट स्कूल। तो मैं आज भी मेरे डायरेक्टर्स को बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं आ पाएंगे, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा ये। प्लीज गिव मी टाइम, इट्स नॉट अबाउट मी, प्लीज रिस्पेक्ट द प्रोसेस। और जहां पे नहीं हो पाता है, देन आई ऑल्सो हैव द स्टील टू से नो, एंड आई डन दैट। प्रोड्यूसर्स को, बड़े बड़े लोगों को आपने ना कहा है जब वो कहते हैं कि यार मैं स्टूडियो में आपके आके सुन नहीं सकता हूं, जी, तो आप करते क्या हो फिर? मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ कि ये मेरा प्रोसेस नहीं है, आई कांट वर्क दैट वे। तो यानी कि हर बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अगर आपके गाने को सुनना चाहता है जी, तो उसको आपके स्टूडियो में आके सुनना पड़ेगा। हाँ, आई मीन वो प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाने में तकलीफ है। इट कुड बी, आई डू अ लॉट ऑफ सेशंस एट वाईआरएफ, मुझे वो स्टूडियो बहुत पसंद है। बट स्टूडियो में आप चाहते हो सुने? 100%। देखिए, पूजा करनी है तो मंदिर जाना पड़ेगा, राइट? और हम इसको मंदिर मानते हैं हमारा। सो उस प्रोसेस को सैक्रोसाइंट मैं मानता हूँ, एंड आई थिंक उसका परिणाम भी निकलता है। और अगर देखिए सर, मैं ये भी बोलना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, एंड स्पेशली टू एस्पायरिंग आर्टिस्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, पहले आप खुद उसको रिस्पेक्ट करो। यू वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट म्यूजिशियंस, यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ सॉन्ग राइटिंग। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करे, तो पहले आप खुद उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए आपको खुद पहले कुछ बाउंड्री सेट करने पड़ेंगे कि ये मैं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। आपने किन नाम नहीं पूछूंगा, बट किन बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को थैंक यू ना कहा है आपने, क्योंकि उन्होंने आपके वे ऑफ फंक्शनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया? टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस तरीके से मैंने लोगों से बात की है, क्योंकि लोग भी समझदार होते हैं, तो उनको मेरी बात बड़ी वाजिब लगती है। मैं आज जब आपके साथ मैन टू मैन बैठ के बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर यू डोंट फील कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो एक इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट कोई नॉनसेंसिकल बात तो नहीं है, बड़ी वैलिड बात। बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट हो, आप भी एक क्रिएटिव प्रोसेस में जुड़े हो, तो जैसे आप इस बात से कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हो, राइट? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आई फील इट्स अ ग्रेट प्रोसेस कि जब आप बोलते हो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को जी, कि देखो आप आओ मेरे स्टूडियो में, जी, आप सुनोगे तो आपको असल वाइब मालूम होगा। जी। व्हाट्सएप में भेजकर 10% वाइब भी समझ नहीं आता है गानों का। 100%। बट आई फील कि बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जी। डायरेक्टर्स होते हैं, इतने चीजों में बिजी रहते, जी, तो उनको लगता है यार स्टूडियो में आना पड़ेगा, भले ही कहीं भी हो स्टूडियो, ऑफिस जी, के पास हो या दूर जी, हो, जी, उनको लगता है यार ये तो
बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन जब आप वो टाइम इन्वेस्ट करते हो, कोई भी हो, तो उसका परिणाम भी आपको उस स्तर का मिलेगा, ये मेरा मानना है। कभी हुआ है किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कहा मैं स्टूडियो में नहीं आ सकता, आपको व्हाट्सएप में भेजना है या ईमेल में भेजना है, वरना टाटा बाय बाय मिथुन? हाँ, आई मीन समटाइम्स पीपल दे डोंट गेट बैक, उनका होगा कि दे उनको सूट नहीं करता होगा। कई बार देखिए जेन्युइन भी होता है कि मे बी उनकी शूट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, दे ऑलरेडी ऑन लोकेशन। तो मुझे लगता है इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड टेक इट इन दैट सेंस, वी शुड टेक इट वेरी क्लिनिकली। कि मैं उनको बोलता भी हूँ कि अगर इस बार नहीं हो रहा है, वील डू अनदर। मैंने लोगों को बोला कि वील डू अनदर फिल्म टुगेदर, एंड आई एम स्टिल वेरी ओपन कि दे विल कम बैक टू मी। और मेरा मानना है कि दे विल कम बैक, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो दोनों की भलाई के लिए है। आप वो भी करते हो जो बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स करते हैं कि किसी को बोलते नहीं हो, एक आदमी आता है या महिला आती है, वो गाना गाती हैं और बाद में कोई और गाना गाने वाला उसके ऊपर आके फाइनल सॉन्ग किसी और का होता है, ये सब आप भी करते हो? देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत डायनामिक है। सेड व्हाट आई मीन टू से इज कि आप जब एक क्रिएटिव प्रोसेस में रहते हो, मुझे लगता है सबसे पहले आपका दर्शन बहुत साफ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एज अ कंपोजर मैं जब कोई गाना क्रिएट करता हूँ तो मेरा एक दर्शन होता है कि मैं इसको इस किस्म की आवाज़ में सुनता हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं मैंने कभी वॉइस रिप्लेस नहीं किया, तो वो झूठ होगा। मैंने भी आई हैव ऑल्सो डन इट, बिकॉज आई हैव, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। मैंने अगर कोई चीज़ ट्राई की है और मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू द सॉन्ग। मेरी जो प्रथम जिम्मेदारी है वो गाने के प्रति है, वो संगीत के प्रति है, किसी रिश्ते के प्रति नहीं है। अगर किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए मैंने अगर किसी गाने के साथ 10% भी अन्याय किया है, तो फिर मैं अपनी कुर्सी का हकदार नहीं हूं। सो दैट्स माई बिलीफ इन दिस प्रोसेस। हाँ, आई फील कि मैंने आज तक कभी 6 सिंगर, 7 सिंगर, 10 सिंगर, कभी मेरा आंकड़ा वहां पे नहीं पहुंचा है। कई बार ऐसा हुआ है, एक दो वॉइसेस ट्राई किए, नहीं मुझे वो परिणाम मिल रहा है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन मैन enough टू कॉल अप एंड टेल माई आर्टिस्ट themselves कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी and I will be doing something else. But I am looking forward. There's nothing personal behind it. There is nothing political behind it, and there is no. I would not allow any business game to affect my creative decision. ये मेरा वादा मेरे हर आर्टिस्ट के साथ है। यानी कि आप कह रहे हो कि जब एक सिंगर आता है आपके पास एक गाना गाने के लिए, जी, आप उनको ओपनली बोलते हो कि देखो ये गाना मैं 3 और सिंगर्स या 2 और सिंगर्स के साथ ट्राई करवा रहा हूं, बोलते हो आप उनको? नहीं देखिए, जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे तो मैं आई एम पुटिंग माई ऑल इन द सेशन। इसमें एक और बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे हर रिकॉर्डिंग सेशन में मैं मौजूद रहता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है आपका असिस्टेंट म्यूजिक नहीं। डायरेक्टर, ये तो मैंने बहुत सुना है कि असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स रहते हैं सेट्स पे, नहीं, तो ये स्टूडियो मेरा में। प्रोसेस नहीं, क्योंकि एंड नॉट बिकॉज आई एम ओवर सिंसियर, बिकॉज आई एंजॉय इट। आई लव रिकॉर्डिंग वॉइस। तो एक सिंगर, क्योंकि इतने टैलेंटेड सिंगर्स होते हैं, राइट, मेरी गायकी उतनी पक्की नहीं है, तो मैं अपने तरीके से एक लाइन को गाता हूँ। और जब एक अच्छा सिंगर उस लाइन को गाने में मुझे 2-3 ऑप्शंस देता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सर, कि क्या हम इस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे थोड़ा विब्राटो ऐड कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम हेड वॉइस यूज कर सकते हैं। तो ये जो संवाद होता है, मैं किसी दिन आपको बुलाऊंगा। यू शुड सी दिस प्रोसेस। इट इज समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, दैट प्रोसेस। एंड आई एम इन दिस जर्नी फॉर द प्रोसेस। दिस इज अ बिगर एक्सपीरियंस देन एनीथिंग एल्स फॉर मी, देन एनी अदर अवार्ड। तो जो दुनिया के लिए लाइबिलिटी है, वो मेरे लिए तो रिवॉर्ड है। I spend, you can ask any of my singers, even today, if I have not been present on a voice dub. तो वो मेरा पर्सनल आउटलुक है। एंड उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलता कि अभी जो है ये बाद में डब होने वाला, उस टाइम पे वी आर गिविंग आवर ऑल टू दैट मोमेंट, राइट। एक बैट्समैन जब खेलने जाता है क्रीज के ऊपर, जो दूसरा बैट्समैन है वो ये विश तो नहीं करेगा कि ये अभी आउट होने वाला, मुझे ही जाना पड़ेगा। ही विल तो ऑलवेज विश कि दिस गाय scores a century, right, and I go late to the crease. So that is my commitment when I'm in middle of a session, and I have got a lot of बहुत सारे मैजिकल सेशंस ऐसे हुए हैं।
आई हैव डन जैसे क्षितिज तारे जो है उनका पहला गाना मेरे साथ था, शिल्पा राव का पहला गाना मेरे साथ था, मोहम्मद इरफान का पहला गाना मेरे साथ था, अरिजीत का पहला गाना मेरे साथ था। इन दैट सेंस आतिफ का पहला गाना इंडिया में जो था वो मेरे साथ था। सो आई फील आई हैव डन अ सॉन्ग कॉल्ड किन्ना सोना इन अ फिल्म कॉल्ड भाग जॉनी, जो अभी हाल ही में वायरल हुआ। वो फर्स्ट टाइम सिंगर है, उनका नाम है सुनील कामत। तो ऐसा मुझे लगता है कि इन दीज मोमेंट्स आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट कि लेट्स गिव इट आवर ऑल, और हो सकता है मैजिक निकल के आ जाए, हो सकता है एक तुमियो निकल के आ जाए, राइट। सो आई फील कि उसके बाद अगर वो वर्कआउट नहीं होता देन आई एम मैन इनफ कि मैं जाके उस आर्टिस्ट को बोलूँ कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है एंड वील डू समथिंग एल्स द नेक्स्ट टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा फेयर प्रोसेस है। क्या अभी लेबल प्रेशर आया आपके ऊपर कि जहां पे आपने एक सिंगर को बोला है जी कि आई लाइक योर वॉइस और मैं आपका आवाज यूज करूंगा गाने में, जी पता चला म्यूजिक लेबल क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी और सिंगर के साथ है, जी आपको आके बोलती है कि देखो ये सिंगर को हटा दो क्योंकि ये पर्टिकुलर सिंगर हमारे लेबल के साथ एसोसिएटेड है और हम उनके साथ 50 गाने साल में करते हैं, ये भी गाना करवाना है एंड यू हैड टू रिप्लेस द सिंगर ऑफ योर चॉइस। ऑनेस्टली हुआ ऐसे? तो देखिए ये कन्वर्सेशंस होते हैं, इस किस्म की बातें कभी कभी मुझ तक पहुंचती है, रेयरली मुझ तक पहुंचती है क्योंकि अब तक लोगों को पता है कि मैं किन असूलों पे काम करता हूं। तो कभी कभी ये चीज़ें मुझ तक पहुंचती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसके हित में नहीं हूँ। मुझे आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर आपने देखिए हमारे जो लिसनर्स है, जैसे आपकी भी ऑडियंस है, दे रियली डोंट केयर अबाउट कॉरपोरेट और कमर्शियल ऑब्लिगेशंस। वो जब कुछ सुनते हैं, उनको अगर बात अच्छी लगती है, उनको अगर गाना अच्छा लगता है, दे विल लिसन टू इट अगेन। वो ये नहीं देखते कि कौन सा आर्टिस्ट कौन से लेवल के साथ है, किसकी क्या बोलते हैं ना, किसकी ऑब्लिगेशंस कहाँ पर है। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि एहसास जो है वो सर्वोपरि है। एंड व्हेन आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, इफ़ द पर्टिकुलर सिंगर इज़, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पर एक सिंगर जो है वो एक दूसरे लेबल के साथ साइन रहा है, बट फिर भी अलग लेबल पे मेरे कंपोजिशन में उनका गाना रिलीज हुआ है। दैट इज बिकॉज फॉर मी पर्सनली एहसास सर्वोपरि है। ऑब्वियसली देर आर लीगल बाइंडिंग्स, अगर कोई लीगल बाइंडिंग्स है तो मैं व्यवस्था के विपरीत भी नहीं जाना चाहूँगा। ऐसा लीगल कभी ऐसा हुआ है कि नहीं वो नहीं अवेलेबल है, नहीं गा सकते, तो देन आई हैव चेंज्ड बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू ब्रेक द लॉ फॉर एनीबॉडी। तो वो भी एक मेरी जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट टू फॉलो जो लीगल बाइंड। कई बार आर्टिस्ट खुद बोलते हैं कि अब जो है मेरी बाइंडिंग्स है मिथुन, तो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट मेड, तो आई रिस्पेक्ट दैट। हैव यू एवर मेड अ वेरी पॉपुलर सिंगर टू सिंग अ सॉन्ग हाँ जी। और बाद में आपको लगा उनका वॉइस सूट नहीं कर रहा है गाने को और आपने उनको रिप्लेस किया एक बड़े सिंगर को? I mean, I don't really relate to the word बड़ा in that sense. I feel that I've always seen the art सबसे बड़ा है, but most of the times सिद्धार्थ हमेशा ऐसा हुआ है कि if I'm going to a particular singer जिनका, see when we say बड़ा singer, let me आई make मीन this पर्सन जिनका नाम सब जानते हैं। करेक्ट, लेकिन उस जब हम बोलेंगे सब उनका नाम सब जानते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिव पहचान है वो भी बड़ी स्पष्ट है। जी। टुडे व्हेन यू टॉक ऑफ एनी लेजेंड, राइट, आप किसी भी लेजेंड की बात करते हैं तो बीइंग अ कंपोजर आई ऑलरेडी नो कि उनका डायमेंशन कितना है और वो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं उनके ऑरा की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कमर्शियल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी रेंज की बात कर रहा हूं, मैं उनके टोनालिटी की बात कर रहा हूं। तो एज अ कंपोजर ये मेरा काम है कि मैं उस बात को समझूं कि मैं अगर एक सिंगर को कास्ट कर रहा हूं, वेयर इज इट गोइंग टू लैंड, एंड बिकॉज आई कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट अ सिंगर बाय नॉट डूइंग माई होमवर्क प्रॉपर्ली। इसलिए मैं हमेशा एस्पायरिंग कंपोजर्स को भी कहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड सिंगर्स रेंज, राइट। आप एक सिंगर की रेंज में किसी दूसरे सिंगर को कास्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज वेरी अनफेयर टू द सिंगर कि आपने किसी और के रेंज में उनको डाला। अगर आपने एक मेल रेंज का जो सॉन्ग है, अगर आपने फीमेल वॉइस को वहां पे डालने की कोशिश की, इट इज गोइंग टू साउंड वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि फीमेल रजिस्टर ही अलग होता है। सो आई फील कि इसमें से बहुत सारी जो उलझने बनती है, अगर एक कंपोजर जिम्मेदारी के साथ और टेक्निकलिटी के साथ जिम्मेदारी लेकर कास्टिंग करे, तो लॉट ऑफ दिस
flab can be avoided and a lot of this unwanted baggage can be avoided. भट्स के साथ आपका रिश्ता, जी जैसे मैंने कहा कितनी सारी फिल्में हैं, मर्डर 2, आशिकी 2, एक विलन, जिस्म 2 and the list goes on. right. What do the Bhatts mean to you? So they are my first producers, right? Mukesh Bhatt ji, Mahesh Bhatt साहब, they were the producers on Zahar. और मैं उस टाइम पे 19 साल का था जब मोहित एंड मी टीम्ड अप एंड ऐसे टाइम पे व्हेन मोहित वेंट बैक टू मुकेश जी एंड ही सेड कि नहीं, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मिथुन ये गाना कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक वो लम्हे वो बातें पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट. तो ऐसे टाइम पे सिद्धार्थ, अगर मुकेश जी एक 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर एतबार करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, यू नो. तो वो क्या कहते हैं ना कि वो जो रिश्ता है वो हमेशा खास रहेगा कि उन्होंने they did not get they were not underwhelmed by my underwhelming appearance of sorts. What do you mean by underwhelming appearance? समझाइए. I mean I don't know, I've never thought too much about the way I look, and as a 19-year-old I was all over the place, extremely. I'm sure your wife finds you very, very handsome. She does. She's always told me that. But उस time पे I was all over the place, and when I see my pictures I was like, who can take him seriously? आप lyricist भी हो, जी आप लिखते भी हो जी. कभी कभार. जो गाना आपके सामने आता है और किसी और ने लिखा हुआ है, शायद एक नामचीन लिरिसिस्ट ने लिखा हुआ है, और आपको पसंद नहीं आता है वो लिरिक्स, आप खुद चेंज कर देते हो उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं. छूते नहीं हो आप? 100% नॉट. आप नहीं छू सकते. अगर आपको एज अ कंपोजर, अगर आपको किसी की भी शायरी में आपको लगता है कि वो आपके सेटिस्फैक्शन पे नहीं उतर रही है तो आप उनसे बात कीजिए. आप किसी के भी पेन को हाथ, ये मेरा बहुत क्लियर उसूल है. एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई वर्क विद जायंट्स, व्हेन यू वर्क विद जायंट्स लाइक सईद कादरी साहब, हसन कमाल जी, जो इतने बड़े राइटर है, उन्होंने मेरे लिए काम किया है, मेरे साथ काम किया है, मनोज मुंतशिर जी. तो जो लोग अपने काम में इतने बड़े उस्ताद हैं, तो ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा एक दर्शन है एज अ कंपोजर, राइट. एंड एवरीथिंग दैट कम्स मे नॉट बी व्हाट आई वांट, तो आई विल डेफिनेटली हैव अ कन्वर्सेशन विद देम. इरशाद कामिल जी, आई वर्कड विद हिम आल्सो. सो यू हैव टू रीच आउट, एंड मुझे लगता है ये उसूल ही हमको जिंदा बनाती है. दिस इज व्हाट मेक्स अस अलाइव. अगर हम यही खो देंगे देन व्हाट इज लेफ्ट? भाई बहुत सुना है मैंने, ठीक है, कि सिंगर्स कहते हैं कि वो आते हैं, गाना गाते हैं, गाना हिट हो जाता है जी. पर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको 1 रुपया नहीं देते हैं गाने के लिए. ओके. आप भी वैसे करते हो? नहीं, देखिए, मुझे ये मैंने बहुत सुना है और अच्छे अच्छे सिंगर से सुना है कि अच्छा. हमको पैसे क्यों नहीं देते हैं लोग. तो मेरा प्रश्न ये है कि आप या तो पहले बात कर लीजिए कि मैं गाने आऊँगा या गाने आऊँगी, और ये मेरा जो हर्जाना है या ये जो मेरी जो फी है वो ये रहेगी. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डज द कम्युनिकेशन गेट लॉस्ट. नहीं, बट दे कम, दे सिंग. जी म्यूजिक डायरेक्टर्स को पैसा मिलता है? I'm asking you. जी, बिल्कुल मिलता है. आप लोगों को मिलता है? मुझे देखिए, आई कैन स्पीक ऑफ माई सेल्फ. आपको मिलता है? राइट. आई आस्क फॉर अ फी. आई नो द वैल्यू एज अ कंपोजर. मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे मेरी फ्रेटर्निटी से कोई कंप्लेंट नहीं है. तो आप मांगते हो, जैसे आप कहते हो 100%. पिक्चर मुझे के लिए पता है कि चाहिए. मैं एज अ कंपोजर सिनेमा में मेरा क्या योगदान है और मैं क्या वैल्यू ऐड करता हूँ, और मुझे आई कंप्लीटली फील विंडिकेटेड टुडे, जस्टिफाइड दैट आई डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग अंडरमाइंड इन एनी वे. तो आपको आपका रेट मिलता है जी. एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. आप सिंगर्स को पैसे देते हो? जी बिल्कुल. जो मुझसे, देखिए, जो मुझसे क्या कहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कई बार बहुत सारे लेबल्स या बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हम सिंगर्स डायरेक्टली उनके साथ डील करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में आई डोंट इवन गेट इनटू इट कि कौन सा सिंगर की फ़ी क्या है, वो फ़ी लेते नहीं लेते, जो भी उनका है. आई ओनली गेट इनटू द क्रिएटिव. इफ आई एम वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगर्स की फ़ी इंक्लूडेड है, नॉट ओनली देम, इवन लिरिसिस्ट. देयर आर सम वेरी expensive lyricists who I feel are completely deserving, and I completely work with them. I have no complaints with that. And
मैं चूज करता हूँ कि मैं बड़ा स्पष्ट रहूं इस मामले में। और अगर कोई गायक जो है, अगर उनकी फी मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं सूट कर रही है, राइट, बिकॉज देयर इज नो लिमिट ना, आप कोई भी फी मांग सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई सिंगर की फी मुझे नहीं सूट कर रही है, तो आई वुड एंड आई फील आई डोंट वांट टू डू दैट, तो मैं उनको बोलूंगा कि आई डोंट वांट टू डू इट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल, व्हेनेवर आई फील आई विल रीच आउट टू यू। डू पीपल जो अच्छे सिंगर्स है जी और जो अपकमिंग सिंगर्स है और एस्टैब्लिश सिंगर्स है, जी। उनके पास गट्स है कि मिथुन से पूछे कि मुझे गाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो? पूछते हैं वो लोग आपसे, या चुपचाप आपका फोन आता है, बोलता है ठीक है मिथुन भाई हम आ रहे हैं? ऑब्वियसली बिकॉज दे लव यू, दे रिस्पेक्ट यू, 100%, दैट इज अंडरस्टूड। राइट। बट क्या पैसे की बात करते हैं आपसे? एक्चुअली नहीं करते। और जैसा आपने कहा है कि इट्स नॉट अबाउट मी सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि उसका कारण ये है कि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ और जिन लोगों ने मेरे संगीत में योगदान किया, आई थिंक एक चीज़ कॉमन रही है कि इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द क्राफ्ट, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द म्यूजिक। और कहीं ना कहीं वो भी मुझे ऐसा लगता मानते हैं कि जो जिस इबादत वाले माहौल में हम काम करते हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज़, आई हैव ऑलमोस्ट वर्कड विद द एंटायर फ्रेटर्निटी टुडे। जैसे मेरा रिश्ता आपके साथ है इतने सालों में, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा रिश्ता है, और अगर वो व्यक्तिगत ना भी हो, उनको मेरा काम करने का तरीका पता है। सो व्हेनेवर दैट हैज बीन द केस, दे नो कि ये प्रोसेस में क्या रिवॉर्डिंग होने वाला, ऐसा मेरा मानना ऑफ है। कोर्स उनको समझ है। जैसे बहुत से सिंगर्स जो बोलते हैं अरे मुझे पैसे नहीं देते हैं, मेरा भी उनसे ये कहना है कि अगर आपको वाकई में पैसा चाहिए ना, सी दिस ऑन कैमरा, तो फिर आप पूछो ना। कोई जबरदस्ती बंदूक थोड़ी डाल के बोल रहा है कि फ्री में गाओ। जी तो यू टॉक, जी बट यू ऑल्सो नो द रिवॉर्ड्स कमिंग विद इट। आपको मालूम है कि गाना हिट होगा, आपको 2000 शोज मिलेंगे, दे नो इट। राइट। सो व्हाई ब्लेम द म्यूजिक डायरेक्टर? बट आई डो नॉट नो द डिटेल्स, क्या होता है ना कि कई Sure. बार क्या कन्वर्सेशंस हो गई, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरे लिए रिवॉर्ड स्टार्ट्स विद द प्रोसेस। लाइक आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस विद ऑल माय सिंगर्स कि हम जिस तरीके से काम करते हैं, वहीं पे हमको इतनी खुशी मिल जाती है दैट एवरीथिंग दैट फॉलोज, एंड आई डोंट से कि आपको खुशी मिल गई अभी आगे कुछ नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। व्हाट आई मीन इज कि द रिवॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, एंड देन इफ द सॉन्ग डज वेल, ऑब्वियसली it goes into another dimension altogether, and I have no stopping, I have nothing to क्या stop in it. अरिजीत सिंह को जब आप फोन करते गाना गाने के लिए, हाँ जी। वो तुरंत हाँ बोल देते आपको? क्या पूछते कि अच्छा ये गाना क्या है, कौन सी फिल्म का है? जैसे आप तो फिल्म का डिटेल्स देते नहीं हो, जी बट कुछ सवाल पूछते हैं आपसे कि डायरेक्ट अच्छा मिथुन भाई मैं आ रहा हूँ? नहीं, ही इज ऑलवेज बीन देयर सिद्धार्थ फॉर मी, है ना। मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ इस बात के लिए। हमारी जो बातचीत होती है कि इस गाने को कैसे निभाना है। वो आपसे पैसे की बात करते हैं? नहीं, आज तक उन्होंने कभी नहीं की। 1 रुपया नहीं नहीं बात किया? नहीं। हैव यू पेड हिम एनीथिंग एवर फॉर अ सॉन्ग? we have had transactions. Most of the times now the producers directly deal with singers, but in the past we have had transactions also. बट कभी आपसे पैसे मांगते नहीं है वो? जी नहीं, मुद्दा पर कभी पैसा नहीं होता, वो हमारे प्रक्रिया का हिस्सा है। और मुझे लगता है हर आदमी जो काम करता है उसका उसके ऊपर हक है। फैंटास्टिक। बिकॉज आई बिलीव जब दो क्रिएटर्स एक साथ आए, आई नो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होती है, जी बट दोनों क्रिएटर्स जब सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में सोचे, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस यार, बिल्कुल, है ना भाई? बिल्कुल। जो हमने गाना किया है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक ऑफ तुम ही हो, which could be one of the biggest songs of my career, and I think even in Arijit's career, Mohit also for that matter, I think जो सबसे कम हमको राशि मिली होगी वो उस गाने के लिए मिली होगी, इंक्लूडिंग मी, मोहित सूरी और अरिजीत सिंह। तुम ही हो के लिए सबसे कम राशि हमारे जीवन की हमें उस गाने के लिए मिली है, लेकिन उस गाने ने जो हम तीनों को दिया है उसको हम कभी आंकड़ों में बता नहीं पाएंगे, कभी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात अगर हम इंसान होते हुए नहीं समझेंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई। हाउ मच सॉन्ग राइटिंग एंड सॉन्ग कंपोजिंग जनरली पे करता है, इफ यू वांट टू रिवील? हाउ मच टू द रिनाउंड लिरिसिस्ट चार्ज फॉर राइटिंग वन सॉन्ग? रेंज क्या है? जी, आई थिंक दैट बीइंग एन आर्टिस्ट, नंबर्स आर नॉट माय लैंग्वेज। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं इस विषय पे इतना डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इफ आई पुट माई सेल्फ इन दैट चेयर ऑफ
कि यू नो आर यू हैप्पी विथ व्हाट आर यू बीइंग पेड, आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि हमारी फ्रेटर्निटी जिस तरीके से बढ़ रही है, म्यूजिक कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड टू म्यूजिक। एंड मैं एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट है उनको बोलना चाहूँगा कि आप अपने वैल्यू को समझिए एंड आस्क फॉर इट, बिकॉज व्हेन यू आस्क फॉर इट एंड यू स्टैंड फॉर इट, दैट इज व्हेन you will receive it. ऐसा क्यों होता है मिथुन भाई? एंड एड्रेस दिस वेरी शार्पली बिकॉज आई नो आप इटर्नल गुड बॉय है एंड आई लव यू फॉर इट। आधे सिंगर्स जो गाना गाते हैं हम लोग को पता भी नहीं रहता कौन है सिंगर। ऐसा लगता है आपको? मुझे बहुत लगता है। मैंने कई बार ये देखा है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि कंपोज किसने किया और लिखा किसने है। जी एब्सोल्युटली। ये भी एक उसका ऑफ कोर्स लिरिसिस्ट के साथ भी है जी, म्यूजिक कंपोजर के साथ भी है जी, सिंगर के साथ भी है। ठीक है। पर आजकल ज्यादा सिंगरों के साथ हो रहा है ये कि हमें पता नहीं कि कौन सा सिंगर कौन सा गाना गा रहा है, अनलेस वो अरिजीत हो या सोनू निगम हो या एक दो सिंगर जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, बाकी पता नहीं रहता कि कौन गा रहा है, कब गा रहा है, क्या गा रहा है। यू मीन रिलीज होने के बाद आप बोल रहे हैं? यस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसके 2-3 पहलू है। एक तो ये है कि सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ इस पे ये है कि एज एन आर्टिस्ट मैंने कभी रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया। वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में 1 to 10 में भी कभी नहीं आया। ये मेरा पर्सनल नज़रिया है इसकी तरफ। मुझे लगता है कि मेरा सपना था कि मैं संगीत करूँ। इट वॉज माई ड्रीम टू डू अ सॉन्ग लाइक तुम ही हो, आई डिड इट, राइट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिवॉर्ड फॉर मी। उसके बाद जो कुछ भी मुझे मिला या नहीं मिला, वो दैट इज सेकेंडरी फॉर मी, इट्स नेवर पार्ट ऑफ द प्राइमरी कन्वर्सेशन। मैं जब आज भी स्टूडियो आता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने जो किया है इसके लिए मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा। मेरी तसल्ली इस बात की है कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ तसल्ली से मेरे रूम में, आई एम डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू and I'm putting it out in the universe. There are so many songs of mine that people may not really know that I have created that particular song, but that doesn't bother me. I'm happy. मैं इस बात में बड़ा आनंद लेता हूँ कि लोग उस गाने को सुन रहे हैं। That's my personal, मेरी विचारधारा ये है। तो दूसरा इसका टेक्निकल एक पर्सपेक्टिव ये निकलता है कि आई थिंक आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। There's so much of clutter of information in which वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स गेट मिस्ड। इतने सारे गाने बाहर आ रहे हैं, इतना सारा कंजम्पशन के लिए मटेरियल लोगों को अवेलेबल है कि आई थिंक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो ठहराव भी नहीं है कि बैठ के देखे और चेक करे कि ये गाना आज के ज़माने में लोग तो मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता कि बोलते हैं कि 10 सेकंड में अगर गाना, कोई रिसर्च है कि 10 सेकंड में अगर गाना क्लिक नहीं करेगा तो वो चेंज कर देते हैं। तो मुझे ये थ्योरी समझ में नहीं आती। आई थिंक म्यूजिक इज अ कन्वर्सेशन। आप 10 सेकंड में कैन यू डिसाइड दैट यू विल गेट मैरिड टू समबडी? कैन आई टेल यू ब्रदर, ये कॉन्वर्सेशन हमारे साथ भी होता है। जब मैं पॉडकास्ट कुछ डालता हूँ 2-2, 3-3 घंटे के, लोग बोलते हैं अटेंशन स्पैन, बट बिलीव यू मी ऑन द बैक एंड आई हैव certain podcasts which are 2 minutes, 2 hours 50 minutes. अपना वॉच टाइम आता है 2 hours 40 minutes, 45 minutes, 2 hours 30 minutes. जिसको देखना होता है, जो कनेक्ट फील करते हैं ना, वो वक्त निकालते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है। और ये लाइक यू सेड एग्जैक्टली, म्यूजिक हो, कॉन्वर्जेशंस हो, इट्स नॉट लाइक कि 6 बॉल बचे, 6 बॉल पे 6 छक्के मारने, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। नहीं तो हम मशीन हो जाएंगे ना। बिल्कुल। इसीलिए मुझे सैयारा में आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन सैयारा व्यूअर। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी जो मोहित ने की एंड वी एज अ टीम वी डिड इज कि हम इन नॉर्म्स में नहीं फंसे। हमने वो सारे चीज़ें की जहाँ पे हमें बोला गया था कि ये मत करो। सो आई फील दैट, मुझे लगता है कि लोग अभी भी जिंदा है। कई बार हम अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऑडियंस हमारी समझदार है, ऑडियंस हमारी सेंसिटिव भी है एंड दे वांट समथिंग रियल। आप उनको कोई असली चीज़ जब देंगे, जैसे आप कह रहे,
वो बैठ के सुनते हैं। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। सैयारा के बारे में मैं बाद में बात करने वाला था, बट यू ब्रॉट इट नाउ। What made Sayyara the big hit that it is according to you? क्या है? Okay, now that's a very difficult as an artist to answer because we really don't have a formula. But I can definitely tell you this that जब मोहित इस फिल्म को लेकर आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात कही थी कि मिथुन इस बार जो है हमें अपनी फिल्म बनानी है और जैसे हम काम करते आए हैं कुछ तो ऐसा है जो हमारे लिए हमेशा वर्क किया, जहाँ पर एक ऐसा माहौल था जहाँ पर हम बिना ये डिजिटल ट्रैप्स के साथ काम करते थे। बहुत सारे शब्द है, एल्गोरिदम, ट्रेंडिंग, रील्स, कंजम्पशन, क्या क्या बहुत सारे ऐसे शब्द आ गए जिन्होंने हमें घेर लिया है। तो हमें इसको तोड़ के काम करना है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक उनके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका भी ये दर्शन था, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने मोहित को पूरी छूट दी कि वो अपने तरीके से फिल्म बनाए। और क्योंकि व्हेन आई सी इट मोर लाइक अ मोहित सूरी फिल्म देन अ वाईआरएफ फिल्म। आई थिंक पर्दे के ऊपर भी वो नज़र आता है एंड आई शुड गिव क्रेडिट टू वाईआरएफ फॉर दैट, फॉर अलाउइंग हिम टू डू दैट। एंड हमने बिना किसी, जो आप पहले कह रहे थे ना कि बिना किसी कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव के ये फिल्म बनाई है मोहित ने। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि लोगों ने देखा, क्योंकि देखिए आप बिना किसी एस्टैब्लिश स्टार्स के जब ऐसी फिल्म बनाते हैं और आपके अंदर ये हौसला है तो इट समवेयर शोज दैट यू आर मेकिंग इट विथ योर हार्ट। आई थिंक मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आदि चोपड़ा ने खुद मोहित से कहा था कि अगर आप एस्टैब्लिश एक्टर्स लोगे तो वो गलत फैसला होगा, मेक दिस फिल्म विद न्यू कमर्स। तो यू कैन योर हार्ट राइट सिद्धार्थ, मैंने आप इस किस्म के जब आप संवाद सुनते हो आपको लगता कहीं ना कहीं दिल तो शामिल है और सही जगह पर है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो धुन गाना जो आपका था, जो भी बहुत बड़ा हिट हो गया एज ऑलवेज, वो अरिजीत सिंह ने पहले नहीं गाया था, किसी और सिंगर ने गाया था, एंड अरिजीत वाज द सेकंड चॉइस। I would not say second choice. I brought him in at one point of time, और वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा और मोहित सूरी का दर्शन ये था कि हम इस गाने, क्योंकि इस गाने में एक्चुअली जब फिल्म देखेंगे ये आहान का पहला गाना है, तो his actual launch on screen lip syncing is with this song। तो हमें हमेशा लगा था कि हमें जो है एक नया एक्टर है, एक नई आवाज़ देनी चाहिए। अगर आप भारतीय सिनेमा का इतिहास भी देखेंगे, इट्स ऑलवेज वर्कड, अ न्यू एक्टर, a fresh voice, a new perspective। So then क्या कहते हैं ना कि आवाज का जो एक बोझ है वो एक्टर पे नहीं पड़ता। The actor can have his own presence in that sense। So we wanted to go, so I got a new singer, a young singer। उन्होंने बहुत अच्छे से गाया और मैंने मास्टर भी डिलीवर कर दिया था, बिकॉज मैंने उनसे कहा था कि आपकी आवाज़ मैं रखूँगा, मुझे पसंद आ गई है, मैं मास्टर डिलीवर कर रहा हूँ, डायरेक्टर एंड मी वी आर ऑल इन सिंक, एवरीथिंग इज गुड। एंड आई डिलीवर्ड द मास्टर, और मैं छुट्टी पर निकल भी गया था, मैं यहाँ पर था भी नहीं। जस्ट बिफोर लीविंग आई हैपन टू सी द सॉन्ग। मुझे मोहित ने बोला आके एक बार गाना देख लो। उनकी आदत है पहले से, बिफोर रिलीजिंग ही विल ऑलवेज शो मी द सॉन्ग द वे ही शॉट इट, विजुअल्स के साथ, और आपका गाना उसके ऊपर डाल दे। बिल्कुल, फाइनल मिक्स स्लैप करके वो हमेशा मुझे गाना दिखाता है। और थोड़ा सा उसके पहले का सीक्वेंस भी, जो आहान बाइक पे आ रहा है और वानी अनीत उसको देख रही है, एंड वो जो उसका वॉक है रोड क्रॉस करते हुए, और वहाँ से लेके गाने तक मैंने सीक्वेंस देखा और वहाँ से मेरा माइंड शुरू हो गया।
और मैंने मोहित से कुछ कहा नहीं बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, प्लान्ड, सॉन्ग वाज सपोज टू कम आउट इवन अर्लियर देन इट केम। मोहित भी छुट्टी पर निकले, मैं भी निकला साइमल्टेनियसली, और वहाँ से मेरा माइंड काम करना शुरू किया सिद्धार्थ। मुझे लगा कि आहान का जो किरदार है, नॉट टॉकिंग अबाउट हिम एज अ पर्सन, वो जो किरदार है कृष कपूर, उसकी बात करते हैं। वो जिस तरीके से व्यवहार करता है, वो जिस तरीके से चलता है, वो जिस तरीके से स्टेज पे जाता है, ही इजंट बिहेविंग लाइक अ न्यू कमर। द वे ही स्ट्रमिंग द गिटार, द वे ही सिंगिंग द सॉन्ग, ही इजंट सिंगिंग इट लाइक अ न्यू कमर। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, एक ऐसे व्यक्ति है जो मानता है कि मैं स्टार हूं, जो मानता है कि मैं सारी कायनात का मालिक हूं, तुमने बस अभी मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं हूं। एंड आई फेल्ट कि एक नया सिंगर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी होती है जो हमेशा वर्क करता है। दैट वल्नरेबिलिटी, दैट इनोसेंस वर्क्स। बट यहां पर सीन उल्टा है। और मोहित का भी मुझे फोन आया, हमने डिस्कस किया है इस पहलू को कि ऐसा ऐसा है, और मुझे लगा कि नहीं मोहित, ये जो आपका किरदार है, ये एक ऐसी आवाज चाहिए जो मानता हो, जिसे क्या कहते हैं ना, कहीं उसके अंदर कोई बिल्कुल भी कोई उम्मीद भी नहीं है, वो कुछ चाहता ही नहीं है, उसने सब हासिल कर लिया है। उसके अंदर वो एक वैराग्य भी होना चाहिए, और उसके अंदर वो पूरापन होना चाहिए कि मैं अपने लिए गाता हूं, मैं संगीत की खुशी के लिए गाता हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मेरे पास जो है सबसे बड़ी बात है ये एक धुन। राइट, तेरे दिल को चुराने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए बड़ी गाड़ी में आने की जरूरत नहीं है, मुझे शेव करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की, बाल संवारने की जरूरत नहीं है, मेरा संगीत काफी है। और इस विचारधारा को मुझे लगा इस समय पे अरिजीत से बेटर कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। एंड सो बिलीव मी, इट वॉज नॉट अ टेम्पलेट डिसीजन। आप जब भी सुन रहे हैं आपकी आंखों में पानी आ रहा है। इट वॉजंट अ टेम्पलेट, इट वॉजंट अ बिजनेस डिसीजन, राइट, इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक डिसीजन। आई स्पोक टू मोहित एंड मी, हम लोग दोनों एक पेज पर आए, एंड मैं ऑस्ट्रेलिया में था एंड आई रीच्ड आउट टू अरिजीत। एंड जैसा आप पहले भी पूछ रहे थे, ही टोल्ड मी कि बताइए क्या करना है, एंड आई सेंट हिम द सॉन्ग, वी डिस्कस्ड, वी हैड अ बैक एंड फोर्थ, एंड आई लास्ट मिनट गॉट द सॉन्ग रिकॉर्डेड इन हिज वॉइस एंड आई पोर इट आउट। लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि बतौर संगीतकार मैं अपने एहसास के प्रति वफादार रहा हूं। मुझे ऐसा लगा और मैंने ऐसा किया। आहान और अनीत के बारे में एज अ म्यूजिक कंपोजर जी, आपकी राय क्या है व्हेन यू सी देम इन योर सॉन्ग्स, इन द फिल्म? आई was really happy. In fact, I think the kind of सिनेमा मोहित सूरी करते हैं और जिस किस्म का किरदार था, आई डोंट थिंक इट वाज एन इजी स्क्रिप्ट टू जस्टिफाई। अनीत में एक नेचुरल सिंप्लिसिटी नज़र आती है। मैंने उनके साथ पहले भी एक्चुअली काम किया है इन अ फिल्म कॉल्ड सलाम वेंकी। सो शी ऑलवेज हैड दैट, यू नो, देयर इज समथिंग अबाउट हर विच इज very minimalistic yet powerful, you know, and that's the character that I think Vani Batra was. Minimalistic but yet very statemental. She doesn't shy away from who she is. वो सीन मुझे कितना अच्छा लगा स्टूडियो में, वो बोलते कि प्लीज अब्यूज मेरे सामने करना मत, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद पैसिव स्मोकिंग, यू नो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा सीन। और आहान? आहान आई थिंक इज व्हाट टच्ड मी द मोस्ट, जब मुझे मोहित ने कहा कि वो असली जीवन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब मोहित ने पहली बार उनको देखा, उनको लगा कि ये कृष कपूर को नहीं निभाएंगे, पता नहीं कैसे करेंगे जी। लेकिन उसके बाद वो अभिनय करना, और देखिए जनता जो है, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते। जो लोग रो रहे हैं या जो लोग जो जो फिल्म ने आंकड़ा पार किया है, वो तब तक नहीं होता जब तक लोग उससे कन्विंस हो जाए। तो फुल क्रेडिट टू आहान एंड आप अरिजीत। आहान से मिले? हाँ जी, 2-3 बार मिला। बताइए ना वो मीटिंग्स के बारे में। मैं पहली बार उनसे यशराज स्टूडियोज में ही मिला था, तो मैं धुन के मिक्सिंग के लिए गया था। आफ्टर आई रिप्लेस द वॉइस, मुझे जाके वॉइस को थोड़ा सा आई टू जस्ट स्लाइटली रीप्रोसेस इट। तो वहाँ पर उनके हाथ पे फॉर सम रीज़न प्लास्टर लगा हुआ था, ही वॉज वेयरिंग अ प्लास्टर ऑन हिज हैंड, एंड इट वॉज अ वेरी, क्या कहते हैं, बहुत बहुत तमीज़दार व्यक्ति है। बहुत, वो कह रहे थे कि नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर दूँ आपको,
तो आई थिंक इज़ अ वेरी वेल ब्रॉट अप बॉय ऑन, बिल्कुल ज़मीन पर उनके पैर है। और जिस तरीके से उन्होंने समर्पण में, अपने डायरेक्टर के समर्पण में ये काम किया जो मैंने सुना है, आई थिंक इट शोज दैट ही हैज़ द जर्म्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री। ये 3 मीटिंग्स सब स्टूडियो में हुए थे कि अलग अलग जगह हुए थे आन के साथ? यशराज में ही हुए थे। सारे स्टूडियो जी में? जी। वो जब आप गाना बना रहे थे या रिकॉर्ड कर रहे थे, वो आते थे सिटिंग्स के नहीं, लिए? उस टाइम पे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो एक और चीज़, मैं और मोहित जब काम करते हैं वो हमारे बीच में ही रहता है। हाँ। वी हैव दैट पॉलिसी। इनफैक्ट धुन जो गाना है वो स्क्रिप्ट के पहले बनाया गया था। अच्छा। ये ख्याल आया था मोहित को एक दिन कि एक आर्टिस्ट के पास सबसे कीमती क्या है। मैं अगर आज आपसे पूछूं सिद्धार्थ कि आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मैं खुद ही बोल सकता हूँ कि ना वो आपकी गाड़ी है, आपके पास कोई भी गाड़ी हो सकती है। यू कुड बी ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस फॉर ऑल्सो अ फरारी, you could be living, you may be having a penthouse in Colaba, but still I would say that जो सबसे कीमती चीज़ है आपका हुनर, वो है तो सब कुछ है। तो हम इस ख्याल पे गाना बनाना चाह रहे थे, और फिर मोहित ने सयारा की जो स्क्रिप्ट है संकल्प के साथ उन्होंने लिखना शुरू की, और फिर उसने कहा कि इस गाने को यहाँ पर ढालते। देन आई रोट दोज लाइन्स कि जब भी बरसात आए पलकों में ढाक लूँगा, ना कमी कोई खलेगी तुझे इतना प्यार दूंगा, चांद तारे ले आऊं है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा करता हूं कसम से तेरे साथ मैं रहूंगा। आहान ने कभी आपको बोला है कुछ इस गाने के बारे में फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू? ही वॉज ऑलवेज वेरी ओवरवेल्म्ड। उनके लिए आई थिंक ही इज बीन अ बिग फैन ऑफ मोहित सूरी सिनेमा एंड द सॉन्ग्स दैट वी हैव डन टुगेदर। एंड आई एम श्योर जिस एज ब्रैकेट में वो आते हैं, आशिकी 2 के म्यूजिक ने उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला होगा। So for him to see that and then to be a part of it and to lip sync a song and justify it, it was a very very overwhelming moment. But मुझे अच्छी ये बात लगी कि he didn't get rattled about it. He owned it. He took ownership for it and he delivered. एनी चीज जो आहान या अनीत ने आपसे कही जो आपको याद है, जो आप कहते हो यार इतने छोटे हैं, नए हैं, बट क्या कही? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है सिद्धार्थ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि समर्पण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समर्पण मैंने उनके दोनों के अंदर देखा। आई थिंक अपने इंडिविजुअलिटी को खामोश करना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। कई बार उसको बाहर लाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार खामोश करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास रूप से जब आप किसी के माध्यम से काम कर रहे हो, आप किसी और के दर्शन को सामने लेकर आना चाहते हो। मुझे लगता है वो समर्पण ही था दैट इनेबल्ड हिम टू प्ले कृष कपूर सो वेल, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स समथिंग आई हैव सीन। अगर आप बच्चन साहब की भी वीडियोस देखे, आई हैव सीन सम वीडियोस ऑफ हिम विथ मनमोहन देसाई, द ग्रेट मनमोहन देसाई साहब। तो वो जो आप देखते हैं, वो जो समर्पण उनके अंदर देखते हैं, राइट, आई थिंक दैट्स वाई वो सदी के महानायक है। देखा जाए इस एल्बम में, सैयारा एल्बम में तनिष्क है जी, सैयारा टाइटल सॉन्ग, हाँ जी, बर्बाद दरिश जी, तुम हो तो विशाल मिश्रा, जी, साचेत परंपरा हमसफर, आप ऑब्वियसली धुन, सो मेनी म्यूजिक कंपोजर्स। कभी कभार आपको पोजेसिवनेस होता है मोहित सूरी के साथ कि यार मेरा तो ये 20 साल का जोड़ीदार है, और कभी कभार वो थोड़ी जेलसी हो जाती है अंदर ही अंदर, यार ये 5 लोगों के साथ काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, एंड अंडरलाइन कंपटीशन भी होता है कि किसका गाना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सैयारा में? देखिए, मोहित के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे सिद्धार्थ, क्योंकि वो शुरुआत से उनका पैटर्न आप देखिए, उनका तरीका राइट फ्रॉम जहर में भी लेजेंड नन्नू मलिक साहब थे, रूप कुमार राठौड़ जी थे, आतिफ असलम वाज देयर, इट वाजंट इवन माय कॉम्पोजिशन। मैंने मर्डर 2 में भी मल्टीपल कंपोजर्स थे, आशिकी 2 में मल्टीपल कंपोजर्स थे। तो मुझे लगता है कि उनके काम करने का तरीका ऐसा है, एंड किसी दिन अगर वो ऐसे काम नहीं करेंगे, मैं बीच में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि यशराज ने मुझे, बिकॉज जनरली यशराज में दे प्रेफर टू वर्क विद वन कंपोजर। मैंने उनके साथ शमशेरा फिल्म की थी, आई वाज द सोल कंपोजर ऑन द प्रोजेक्ट विद करण मल्होत्रा।
तो मोहित ने ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि यशराज ने उनको अपने तरीके से म्यूजिक बनाने की भी अनुमति दी, दे गिव हिम स्पेस। सो मुझे ये बात अच्छी लगी इनफैक्ट कि मोहित इज ओनिंग अप टू मोहित सूरी। मोहित सूरी, सॉरी आफ्टर मोहित सूरी। इट्स गुड, यू नो, हाँ। वो इतने लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस में जाके इंटिमिडेट नहीं हुए एंड ही डिड हिज म्यूजिक, तो ये अपनी बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक कंपटीशन तो नहीं, बट आई लव दैट वो जो कैमराडेरी एक होती है ना कि हर कंपोजर अपने स्टाइल से उस कहानी को इंटरप्रेट करता है। तो मैंने थोड़ा बहुत सुना था क्योंकि मोहित हमेशा मुझे थोड़ा बहुत सुनाते हैं, इवन ड्यूरिंग आशिकी आई हैड हर्ड सम ऑफ द स्टफ, और मैंने उनको बोल दिया था कि भुला देना वाज माय फेवरेट फ्रॉम द एल्बम, नॉट इवन तुम ही हो। माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम ऑफ आशिकी 2 इज भुला देना, कंपोज्ड बाय जीत गांगुली जी। सो आई हर्ड सम ऑफ द स्टफ, लेकिन फाइनली जो ये पूरा रंग, अलग अलग रंग आता है, एवरी कंपोजर डूइंग देयर ओन थिंग। और देखिए एज वी स्पीक स्पॉटिफाई पे के टॉप 10 में सभी गाने हैं, राइट? द टाइटल ट्रैक इज ऑन 1, धुन इज ऑन इंडिया नंबर 3 एज वी स्पीक। आई लव दिस। आई एम नॉट योर टू, क्या कहते हैं ना, कि क्योंकि वो 1 पे जाएगा, हर गाना तो 1 पे नहीं रहेगा हमेशा के लिए, ऊपर नीचे तो होगा ही। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग उस गाने को सुन रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग स्टोरीज ऑन इट, दे आर नरेटिंग। धुन के मुझे इतने कवर्स आ रहे हैं सिद्धार्थ, मुझे आज तक तुम्हियों के इतने कवर्स नहीं आए। देयर इज समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग कि हर कोई उसके ऊपर एक मालिकाना हक मानता है। एक लेबल के साथ आप एसोसिएटेड नहीं हो, जैसे जी। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, कहते कि अच्छा ये लेबल के हैं, हाँ जी, लेबल के बच्चे, जी। बेटियां हैं, दोस्त हैं, करीबी फेवरेट्स है, हैं, जी। करीबी जो है। जी, आपके साथ ऐसा नहीं है। नहीं है। तो डज इट अफेक्ट यू और योर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर वर्क, क्योंकि आप पर्टिकुलर लेबल के हार्डकोर ब्लू आइड बॉय नहीं हो? मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो इट विल हर्ट मी। क्योंकि मैं सबसे पहले अपना खुद का हूँ, मैं अपने उसूलों का हूँ। जैसे आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था ना कि मैं उस दिन भी अपने बड़ी अच्छी, मुझे याद भी नहीं है ये बात, हल्के से याद है, लेकिन जो आप जिस तरीके से आपने पेश की, मैं आपको बहुत इस बात के लिए दाद देता हूँ कि आपने नोटिस किया कि मैं खामोशी से अपने माता पिता के साथ बैठकर उनके साथ एक खूबसूरत ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। जहां पे चहल पहल थी इर्द गिर्द, जी। सब बौखला जाते हैं, यू नो हाउ अवार्ड शोज आर, यस, 3 दिन कंट्री के बाहर रहते हैं लोग पागल हो जाते हैं, व्हाई नॉट? यस। बट आप क्वाइट थे इन दैट मैडनेस। That moment, I would answer your question, defines my career. That moment defines my priorities in life. That moment defines how I want to work. जितने भी लोग वहां पर थे, मैं सबका आदर करता हूं, मैं सबके साथ काम करना भी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने अपने जोन में हूं, अपने मेज पर बैठा हूं, अपना पालन पोषण करने की क्षमता मेरे अंदर है, अपने परिवार को संभालने के लिए मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, और जो भी मुझ तक आएगा मैं बाअदब उनके साथ काम करूंगा। लेकिन मैं किसी क्या कहना कि वो जो फेवरेटिज्म है और वो जो उसके लिए, क्योंकि मैं सोशल भी नहीं हूं ना सिद्धार्थ, मैं क्या कहते हैं, आप जो पहले कहते हैं, मैं चिल भी नहीं करता, राइट? ऑल माई टाइम इज विथ माई फैमिली, एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी ओपन टू, आई लव वर्किंग विथ न्यू पीपल। देयर आर सो मेनी न्यू पीपल आई हैव वर्कड इन द लास्ट डेकेड जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया था। आई रिसेंटली वर्क विद नितेश तिवारी जी, पहली बार मैंने उनके साथ काम किया ऑन अ फिल्म कॉल्ड बवाल, राइट? एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू नो, टू वर्क विद हिम। आई एम नाउ वर्किंग विद शुदात सौदागर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने रॉक ऑन 2 बनाई थी। तो उनकी सेंसिबिलिटीज बहुत अलग है और उनका म्यूजिक का दर्शन बहुत अलग है, यू नो, इट्स कम्प्लीटली। और उनका ब्रीफ भी ये है, मुझे बोल रहे कि आपका गाना जब बजे, अगर दुनिया में किसी ने मुझे आके बोल दिया हाँ साउंड्स लाइक मिथुन, तो फिर आप फेल हो गए। मुझे ऐसा कुछ चाहिए विच इज कम्प्लीटली नॉन मिथुन। तो आई एम वेरी ओपन, आई एम रियली एंजॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ, वर्किंग विद न्यू पीपल, वर्किंग विद, एंड इवन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि जिनके साथ मैं काम करते आ रहा हूँ उनके साथ नहीं कर रहा हूँ। I've done some of my biggest albums with Bhushan Kumar, and I'm doing Border 2 with him, which is a very special project. I'm really enjoying that. मेरा एक चीज कहना है आपसे, बोलिए ना। जब आप भूषण जी के साथ काम करते हो, क्या वो भी आपको खुला छोड़ देते हैं? 100%। इनफैक्ट मुझे लगता है कि
मेरे म्यूजिकलिटी में जितना वो बिलीव करते हैं, सबसे ज़्यादा आई थिंक शायद ही कोई इतना बिलीव करता है इन दैट स्कूल ऑफ मेलोडी। मैं इनके साथ एक ईपी कर रहा हूँ ये साल, एंड ही हैज़ टाइटल्ड इट मास्टर ऑफ मेलोडी। ये उनका दर्शन है मेरे म्यूजिक के लिए। मुझे पहले लगा भी था कि आप व्हाई वी कॉलिंग इट दिस, बट ही वाज लाइक नहीं, दिस इज द वे आई सी योर म्यूजिक। तो आई हैव ऑलवेज, एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड। आई मीन द सॉन्ग्स दैट आई हैव डन विद हिम, मर्डर 2, आशिकी 2, सनम रे, कबीर सिंह, even Kabir Singh was a song that he was the one who believed in it the most, for तुझे कितना चाहने लगे हम। सनम रे का भी एक स्टोरी है ना, बताओ ना। कौन सी बताइए, रिमाइंड मी। अभी जो वापस री रिलीज हुई थी, हाँ जी, कुछ था, आपने मुझे इंटरव्यू से पहले कुछ कहा था कि सनम रे के बारे में, एंड आई टोल्ड यू कि भाई रुक जाओ, मुझे बताओ कैमरा के सामने। सो ये जो गाना है सनम रे, इट वाज रीयूज्ड इन एन इंटरनेशनल सॉन्ग कॉल्ड वूपटी। गाने का नाम वूपटी है। उसमें जो मेरा अरिजीत की वॉइस भी उन्होंने इस्तेमाल की थी, ऑब्वियसली उसको प्रोसेस करके। तो आई थिंक उनको कहीं से वो कहीं उन्होंने सुन लिया होगा, मुझे पता नहीं, जाने अनजाने उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो गाना बहुत चर्चे में आ गया, वायरल हो गया, और बहुत लोग मुझे लिखने लगे कि ये तो आपके गाने की धुन है, आपके गाने की धुन है। तो मैंने सुना, तो मैंने देखा हाँ बिल्कुल, जो मेरा सनम रे का वोकल ग्रिफ है पूरा इस्तेमाल हुआ है। तो फिर मैंने टी सीरीज से बात की, एंड आई स्पोक टू भूषण जी, एंड ही टोल्ड मी कि मिथुन मैं पता करवाता हूँ कि कैसा कैसे हुआ, एंड ही रीच्ड आउट टू देम ऑन बिहाफ ऑफ द आर्टिस्ट, एंड ही सेड कि ये आपके जाने हुआ है, अनजाने हुआ है, बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ऐसे। और बड़े ही लेजिटिमेट तरीके से वो मामला सुलझ भी गया। दे हैव एक्चुअली क्रेडिटेड मी एज अ को राइटर ऑन द सॉन्ग, and that song was the most streamed song of the year. And they've actually sent me this shield as a co-writer, if you see. Oh wow, Yeah. huh? ASCAP London Music Awards 2022 honoring Mithun, writer of Whoopty, Song of the Year. So ये चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर आई थिंक हमारे फ्रेटर्निटी के ऊपर बहुत प्रश्न भी उठते हैं कई बार, बट ये भी हमारे फ्रेटर्निटी में हुआ है। दिस हैज ऑल्सो हैपेंड, एंड टी सीरीज कंप्लीटली स्टूड बाय मी इन दिस प्रोसेस, एंड दे गिव मी ASCAP gave me record breaking royalties for the first time, and an Indian artist was given royalty on that number, which was somewhere in 11 figures. My God. अमाल मलिक के साथ मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी जी। आपको मालूम है कबीर सिंह वाली कंट्रोवर्सी? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गाने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे, एंड जो गाने हैं कबीर सिंह में जी, वो उनके ओरिजिनल ट्यून से उठाए गए हैं, क्रेडिट किसी और को मिला है, बट अच्छा। क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया, हाँ, जब वो देखे थे कबीर सिंह फिल्म, उनको लगा ये गाना तो मेरा गाना है, ये गाना तो मेरा गाना है। Are you aware of that? नहीं, I'm not aware of What's your take on Sachit Parampara? my take on them as artists. Yes. I think they are मैंने जो भी उनका काम सुना है, it sounds very organic to me, and I don't know them too well. They were a part of the Kabir Singh album, and I think creativity is, देखिए ये एक अलग टेक्निकल मैटर है से जिसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा कुछ भी बोलना बहुत अनफेयर होगा दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि मैं उसमें मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है क्या एग्जैक्टली हुआ था। किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है, आई वुड रिकमेंड देम टू टेक इट अप विद द प्रोड्यूसर्स। आपने जो मुझे पूछा अबाउट द कंसर्न पीपल, आई हियर देयर म्यूजिक, मुझे लगता है कि उनके म्यूजिक वो में एक कैरेक्टर है। क्रिएटिविटी इज ओपन, इट्स एन ओपन बुक, इट्स कोरा कागज है जो अपने संगीत को जैसे आई थिंक सैयारा में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना किया है, विच पीपल आर रियली लाइकिंग। तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ दैट वॉट एवर दे आर डूइंग, आई लाइक द म्यूजिक इन दैट सेंस, एंड आई विश देम वेल। पर ये मुद्दा क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है, मैंने समझा दिया, बट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पर आप एनीवेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट नहीं करते अपने गाने। जी जी, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। जी, आशीष चंचलानी और एली अवराम का गाना चांदनिया आपका था। यस। बताओ एज अ पर्सन जो बहुत एथिक्स और वैल्यूज में बिलीव करते हैं, जी, आई डोंट नो हाउ यू गोना डिविएट दिस क्वेश्चन, बट ठीक है मैं पूछता हूँ क्योंकि आप मॉरली बहुत राइट। कॉन्शियस हो। आई थिंक यू हैव अ फीलिंग यू फाइनली गॉट मी ऑन दिस वन। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या बोल रहा हूँ,
एली और आशीष ने प्रमोट किया ये गाने को कि जी। दे आर इन अ रिलेशनशिप. ओके, यू आर अवेयर ऑफ दिस? यस आई एम अवेयर ऑफ इट। ठीक है. डू यू थिंक ये राइट वे था टू प्रमोट अ सॉन्ग, जहाँ पे आप पोस्ट डालते हो, फिर आप दिखते हो 10 जगह, और लोगों को लगता है कि यार ये लोग दोनों रिलेशनशिप में हैं, और जी। बाद में पता चलता है कि यार हम लोग ने तो प्रैंक किया आप पे, ये तो बस गाना प्रमोट करने के लिए था. जी, Do you think that's the right way to promote a song where you are misleading the audience राइट। to say that you're in a relationship and बाद में इसे अच्छा ये तो गाने के लिए था? आई विल गिव यू अ वेरी कैंडिड आंसर ऑन दिस। और कैंडिड देना इसमें. मैं बहुत कैंडिड आपको बोलता हूँ कि मैं अगर उनकी जगह पर होता तो मैं कभी ये नहीं करता। आप नहीं करते. मैं नहीं करता। थैंक यू फॉर सेइंग दैट. मैं नहीं करता ये। वो मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है कि मैं इस तरीके से नहीं करता। मुझे अपने गाने पे कॉन्फिडेंस है। मुझे भारत की जनता ने मेरे गानों को बहुत बड़ा बनाया है, राइट? और मुझे कभी ऐसा कुछ करने की नीड नहीं लगी, राइट? और बहुत सारे अलग आर्टिस्ट भी है। एक आर्टिस्ट है गजेंद्र वर्मा, वो नॉन फिल्म में उन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने किए, मेरे मित्र भी है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिल्मी गानों को लोग जो है प्यार करते हैं, अलग अलग तरीके को आई थिंक ऑडियंस स्वीकारती है। और गाना तो गाना है आज के जमाने में. एग्जैक्टली, इट रीचेस देम, दे लाइक इट, दे लिसन टू इट। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जहाँ तक इनका सवाल है, इन दे वर ओके विथ इट, तो फिर मेरा मैं इनको इट्स क्या कहते हैं, उन्होंने जो किया वो कोई क्राइम तो नहीं है। इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। वो उनके इफ दे वर कंफर्टेबल विथ इट देन वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि मैं ऐसा नहीं करता। और कई बार हम जब संगीत करते हैं तो जो हमारे पब्लिसिस्ट होते हैं वो हमें पूछते भी है कि इसमें कुछ क्रिएट कर सकता है क्या, ऐसा कुछ कर सकता है ये कुछ, और मैं हमेशा इसके विपरीत रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। क्या आपको उस वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आया जब आप कहते हो यार मैं हूं मिथुन, मैं अच्छे गाने करता हूं, सच्चा हूं अपने गानों से, जी, क्यों कर रहे हो ये सब, मेरा गाना वैसे ही निकलेगा क्योंकि अच्छा गाना है? हाँ जी। कहीं हुआ आप अनकंफर्टेबल फील किए हो when you knew that they are saying अच्छा we are having an affair, we are having an affair, you were literally sitting in your studio and saying यार गाना निकलेगा वैसे ही यार? हाँ. एक्चुअली नो, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि आई वाज आल्सो द विक्टिम। आई आल्सो बिलीव्ड, आई वाज लाइक ओके दैट्स गुड। हो सकता है कि कई बार आप मिलते हैं, तो आपने भी बिलीव किया कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ जी, आई मेट माई वाइफ ऑल्सो एट वर्क, हाँ. राइट? आई मेट पलक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल रिकॉर्डिंग फॉर आशिकी 2। ये अलग बात है कि दैट टाइम देयर वाज नथिंग बिटवीन अस, एंड लेटर ऑन पोस्ट लॉकडाउन इज व्हेन आई प्रपोज्ड। बट आप हो सकता है कि उनके बीच में कोई ऐसा तालमेल बन गया हो, तो हम उसको क्यों जज करें? वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो जब ये सब हो रहा था आपको लगा था वाकई में उनका अफेयर चल रहा है और ये अनाउंसमेंट हुआ थ्रू द सॉन्ग? हाँ जी, मैंने एक्चुअली इतना गौर भी नहीं किया उसके ऊपर। आई वाज लाइक ओ नाइस, दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन टू इट। और जब पता चला ये सब सॉन्ग के लिए था फिर क्या रिएक्शन था? फिर रिएक्शन था कि ओ नो. नहीं, फिर रिएक्शन ये था कि मैं ये नहीं करता, ठीक है. बट इट्स देयर राइट। क्या विशाल मिश्रा कैन बी द न्यू अरिजीत सिंह? व्हाई शुड विशाल मिश्रा बी अरिजीत सिंह व्हेन ही कैन बी विशाल मिश्रा? Does Vishal Mishra have the potential to be the numero uno singer of the country? जैसे लोग अभी अरिजीत के लिए बोलते हैं अभी. आई डोंट रिलेट सिड। मुझे लगता है कि नुमेरो उनो जो होता है ये एक नंबर ड्रिवन वर्ड है, और आर्टिस्ट नंबर नहीं है। आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है, राइट? हम उसको क्यों 1 2 3 क्यों करते हैं? आपको कोई आर्टिस्ट पसंद है, आप उसको सुनिए। व्हाई डू वी मेक नंबर 1? आई डोंट बिलीव इन एनी आर्टिस्ट बीइंग नंबर 1 और एनी आर्टिस्ट बीइंग नंबर 2। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आई एम अ कंपोजर। आपका फेवरेट सिंगर कौन है फॉर मी देयर विल नेवर बी अ ग्रेटर सिंगर देन लता मंगेशकर जी। करंट लॉट में? आई डोंट हैव अ फेवरेट। देयर मे बी समबडी जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। I haven't worked with, I want to work with रेखा भारद्वाज जी। मैंने उनके साथ किया नहीं। I missed working on the great जगजीत सिंह साहब। आपने गदर 2 में भी सारे गाने किए थे ना? जी। कभी आपको लगा कि यार ये मैं उत्तम सिंह सर के शूज फिल कर रहा हूँ, बिग शूज टू फिल, ये सब डायनामिक्स में आप घुसते हो? नहीं सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए क्रिएटिवली कन्विंस्ड नहीं हूँ कि मैं उसको नहीं जस्टिफाई करूँगा तो मैं करूँगा ही नहीं वो। अगर मैं द्वितीय मन में हूँ
कि ये कैसा होगा नहीं होगा, तो मैं खुद ही 2 कदम पीछे ले लूँगा। पर मेरा दर्शन था, आप अगर ओरछा काले कावां की बात कर रहे हैं, मेरा दर्शन था कि वो बहुत उम्दा कॉम्पोजिशन है। द ग्रेट वर्क्स डन बाय ग्रेट पीपल, दे वर प्रॉपर्ली क्रेडिटेड, बिफोर माय नेम देयर नेम इज देयर, एंड आई न्यू कि ये रिटेनिंग द ग्रेट वॉइस ऑफ द ग्रेट उदित नारायण साहब, पीपल विल लाइक दिस। ये एक सैक्रोसैंक्ट तरीके से मैं इसको पेश कर सकता हूँ, और शायद वो एक ऐसा रिक्रिएशन है जिसके ऊपर एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। क्या आप खुश इसलिए भी थे क्योंकि पूरा एल्बम आपने किया था एज कंपेयर टू जो आज के ज़माने में होता है, एक गाना आप कर रहे हो, एक गाना कोई और कर रहा है, वो रिलीफ फैक्टर था आपके नहीं, लिए? मेरे लिए दोनों ही ठीक है। मुझे दोनों से ऐब नहीं है। मेरे लिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो निर्देशक है उसका दर्शन साफ होना चाहिए। लाइक व्हेन मोहित केम टू मी फॉर सैयारा, जब उसने स्क्रिप्ट कंप्लीट की, ही टोल्ड मी मिथुन कि मैं चाहता हूँ कि ये गाना आहान का जो लॉन्च है, मुझे लगता है इस गाने को आपसे बेहतर कोई नहीं, मुझे यहाँ पर जो है आपके जो स्टाइल है, आपकी जो खामोशी है, मुझे उस किरदार के लिए चाहिए। अगर ये स्पष्ट है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पलक आपके लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करती है टू यू एज अ पर्सन एंड एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिशियन? आई थिंक सबसे पहली बात है कि मैंने खुश रहना जो है वो पलक से सीखा। हाँ, पहले इतना खुश नहीं रहते थे आप? नहीं, पहले नहीं रहता क्यों? था मैं। आई थिंक सिर्फ मैं अपने वर्क में इतना डूबा हुआ था कि मुझे लगता था कि यही सब कुछ है, और वो है। लेकिन पलक से मिलने के बाद मैंने सिंपल तरीके से जो है, टपरी की चाय में भी एक स्वाद है। यू नो, आई वुड नेवर डू दैट। आई वुड ड्राइव टू द स्टूडियो, आई वुड ड्राइव बैक होम। अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अब अभी पलक गाड़ी में है, हमने कहीं देखा कि कहीं अच्छी चाय बन रही है, तो हम गाड़ी रोक के उतर के वी स्पेंड दैट मोमेंट भीगते हुए। यू नो, बारिश का पानी जब तक प्याले में जाता नहीं तब तक स्वाद उसका आता नहीं। So that's something that I have doing with her, traveling, seeing places, meeting people, hearing their point of view. पहले मैं ऐसा था नहीं। पहले मैं अपने काम से, मुझे लगता था कि जीवन सिर्फ काम है। बट अब थोड़ा मुझे लगता है कि जीवन में और भी रंग है, काम तो करना ही है। इट्स ऑल्सो हेल्प माई वर्क बिकॉज माई कैनवस फॉर लाइफ हैज ओपनड अप। यू नो, कुछ लोग ऐसा बोलते भी है कि मेरे संगीत में जो है, दे फील दे सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ व्हेन दे हियर माई म्यूजिक नाउ। कि मुझे कुछ ईमेल्स ऐसे भी आए हैं, यू नो, द सॉन्ग्स दैट आई हैव डन, इट्स कुड बी रिलेटिव, लेकिन दैट्स समथिंग दैट शी इज एडेड टू माय लाइफ। सेम विद माय वाइफ ऑल्सो। मैं बहुत वर्कaholic था, जी। हालांकि मुझे काम करना बहुत पसंद आता है। मुझे ये समझ नहीं आता जब मेरा क्रू कहता है कि हम संडे नहीं शूट करेंगे, हमारा ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है संडे भी करेंगे, मजा आ जाएगा यार, ये सब क्या बात है, एंड नाइस। ऑल दैट, बिकॉज आई लव माय वर्क सो मच। जी। बट हाँ, थ्रू माय वाइफ ऑल्सो आई लर्नड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सेम विद माय वाइफ निया, सो थैंक यू। हाउ आर थिंग्स विद यू एंड सलमान अभी? जस्ट द वे दे वर। एंड हाउ वाज इट बिफोर? आई हैड नेवर मेट द जेंटलमैन। उसके पहले मेरी कभी उनसे, वो स्टेज वाले इंसिडेंट से पहले नहीं, पहले उनसे कभी मिला नहीं था मैं। और उसके बाद मिले आप? नहीं, उसके बाद भी कभी नहीं मिला। वो वीडियो आज तक हाँ जी। बहुत वायरल है जी। और वो आपका साथ छोड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं। आई डोंट इवन, क्या कहता है कि मैं उससे भागता भी नहीं हूँ। आई मीन, आई स्टैंड, माई स्टांस इज स्टिल द सेम। व्हाट इज इट? I mean, as I said that I don't retract my stance, what my ideology in life is. I don't even remember details, but I don't backtrack from my stance. My stance is exactly that the same. क्या था वो स्टांस? I mean, however you want to put it, but as I said, na, कि whatever I said, I mean, it's all available in the public जी. domain, is not something that I don't have any regrets about it at all. And I have absolutely utmost respect for the person, and especially in Palak's life, he's played a very fatherly figure, and I have a lot of respect for the relationship that they share, you know. So that is also very, very important, you know. I cannot undermine that at all. And His reaction to Arijit भी उसी शो में I think so, it was जी the जी same. जी। आपको वो लगा वो गलत था अरिजीत की ओर? नहीं, आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि
कोई भी चीज़ जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, राइट, एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग राइट, इफ़ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, आप उस व्यक्ति से डायरेक्टली बोलिए, राइट। मैं अभी यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ बोल सकता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग आई कुड हैव मल्टीपल ओपिनियंस, बट आई थिंक कि इतना लोहा आपके अंदर होना चाहिए, इतनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आप एक व्यक्ति के साथ बैठिए और उस वक्त आपको जो लगता है आप बोलिए। बाद में बोलना तो बहुत आसान है। आपने कभी सोचा कि जब आप सलमान से मिलोगे तो वो एड्रेस करोगे कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों अब नहीं एड्रेस करोगे नहीं, बिल्कुल? आई थिंक आई एम श्योर ही हैज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ एंड सो डू आई। व्हाई शुड वी? इट वाज अ कंप्लीट कन्वर्सेशन, राइट। वो एक, क्या कहते हैं ना, संपन्न संवाद था। So the minute I left the stage, I didn't have anything else to add at all. अब क्या लाइफ में? ये अच्छा सवाल है, अब क्या। मैं बीच में मोहित से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कैसा लग रहा है सैयारा, तो ही टेलिंग मी कि कुछ तो हमने सही किया है लाइफ में कि ये दिन हमने देखा है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी लाइफ शुरू हुई है। अब तक जो चल रहा था वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था मिथुन, अब तैयार हो जा, अभी असली काम करना है। इनफैक्ट एक कॉन्वर्जेशन ये भी है, दो आई लव सैयारा जी इनफैक्ट, जब YRF की PR मार्केटिंग टीम वाज इन टच विथ मी, आई सपोर्टेड देम बिफोर हैंड ओनली। जब पता नहीं था कि फिल्म कैसी बनेगी, क्या था, मुझे मालूम था कि मोहित सूरी की फिल्म है, छुएगा बंदा यहाँ पे, छुएगा, जेन्युइनली कह रहा हूँ। पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ लोग ऑडियंस में बैठे हैं, रो रहे हैं, जी कोई ड्रिप के साथ बैठा हुआ जी, है, देखा मैंने। कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है जमीन पर। एक सर्टेन सेगमेंट कह रहा है यार ये इन्फ्लुएंसर्स को पे करके करवाया जा रहा है हॉल में, क्योंकि अनबिलीवेबल है। जब ये विजुअल्स आप देखते हो तो आपको क्या लगता है? देखिए, इसका जवाब मैं एक ही तरीके से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है। नहीं, पर आपको क्या लगता है, वो रियल मुझे लगता ऐसा, है कि जब मैंने फिल्म देखी, मैं और पलक साथ में हम लोग गए थे, पलक वॉज रियली टच्ड। द स्क्रिप्ट हैज ऑलवेज टच्ड मी फ्रॉम द फर्स्ट डे, और ये एक पहली फिल्म थी जिसके लिए मैंने इंसिस्ट किया पलक को कि आप चलोगे मेरे साथ प्रीव्यू देखने के लिए। जनरली वो काफ़ी अवॉइड करती है कि मेरे वर्क के साथ इंटरस्पर्स ना हो, बट मैं कह रहा था कि नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव एवर वर्कड ऑन। ये कहानी बहुत मजबूत है एंड आई एम श्योर इट विल टच यू, एंड हर आइज वर मॉइस्ट इवन इन द प्रीव्यू। तो ये हमारा अनुभव था। तो जब मेरी अपनी पत्नी की आंखें जो है वो नम हो गई थी, तो मैं दूसरों के आंसुओं को कैसे मैं जज कर सकता हूँ कि नहीं ये फेक है, असली है। मेरे लिए, हमारे लिए तो वो असली था। थैंक यू सो मच। आप भी असली इंसान हो। असली के मतलब से ये कहता हूँ कि यार इमोशंस, हाउ यू आर, बहुत अच्छा है। कितने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आप वही सिंपल स्वीट एंडियरिंग बंदे हो, सारे चीज़ों से दूर रहते हो, एंड यू फोकस ऑन बेसिक्स इन लाइफ। आई न्यू यू एट अ टाइम व्हेन यू वर नॉट अ बिग कंपोजर। जी आई नो यू नाउ व्हेन यू आर अ बिग कंपोजर, एंड आई नो यू टिल इटर्निटी बिकॉज ऑफ बीइंग अ फैबुलस पर्सन। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा म्यूजिक कंपोज करता है, और वही म्यूजिक लोगों के दिलों को छूता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड लाइफ। Keep your simplicity going because that's what makes you who you are, Mithun. 20 years, bhai. Well done, and I'm so proud of you. Okay? एंड वी नीड यू इन द नेक्स्ट 20, वी नीड टू बी अराउंड। मैं एक्चुअली सिद्धार्थ के बारे में भी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने मेरे बारे में कहा कि बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और हमने कभी वैसे चिल नहीं किया है, ऐसे हम पहले भी कह रहे थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, समकालीन होते हैं, वो आपके सफ़र में उनका पैरेलली उनका योगदान चलते रहता है, और मेरे सफ़र में मुझे लगता है कि इनका योगदान भी रहा है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे मुझे बता रहे थे कि इनका यूट्यूब का जो है स्तर बहुत बढ़ गया है। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत जो है, ही हैज़ बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल, ही इज़ रियली वर्कड फ्रॉम स्क्रैच, बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के इन्होंने अपने सफ़र को तय किया, आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैं इस बात के लिए इनको बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इन्होंने ये मकाम हासिल किया है। और जैसे मैं इनके हर इंटरव्यू में देखता हूँ, भी मैं भी आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब टू द सिद्धार्थ कन्नन यूट्यूब चैनल नाउ, बिकॉज द मैन हैज़ अर्नड इट एंड ही ब्रिंग्स रियल कन्वर्सेशंस टू लाइफ, सो यू विल रियली एंजॉय इट। Thank you, bhai.
अभी भी हम भी स्टूडेंट, जैसे मोहित कहते हैं ना, आप कहते हो हम भी स्टूडेंट हम हैं। भी स्टूडेंट है। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे वापस। डन डन थैंक यू। टुगेदर। टुगेदर मेरे भाई, टुगेदर। Thank you. थैंक यू Thank सो you so मच much. भाई, थैंक यू।